नमस्कार दोस्तों। कैसे हैं आप सभी। यकीनन आप अच्छे होंगे और अपने सुविधा अनुसार सभी कार्यों को सुचारू रूप से समय से पूरा करते हुए पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे। आपको जानकारी होगी कि यूपीएससी में कुल 25 सब्जेक्ट यानी 25 सब्जेक्ट्स हैं, जिसको सामान्य रूप से सभी को पढ़ना पड़ता है। लेकिन दोस्तों, आपको पता ही नहीं है कि किस सब्जेक्ट को कितना, कैसे और कब पढ़ना है। आज इसी टॉपिक के विषय में चर्चा करेंगे कि सब्जेक्ट को कैसे पढ़ते हैं, कौन सी बुक पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को किस अप्रोच से पढ़ते हैं, सब्जेक्ट को कितना पढ़ें और कितनी बार रिवीजन करें, एक सब्जेक्ट को दूसरे सब्जेक्ट के साथ कैसे कोरिलेट करें, सब्जेक्ट को करंट अफेयर्स के साथ कैसे पढ़ें, सब्जेक्ट पढ़ते समय किन किन बातों पर ध्यान देना चाहिए, सब्जेक्ट की उपयोगिता केवल प्री में है या मेंस में है या प्री मेंस दोनों में है, विगत वर्ष के परीक्षा में सब्जेक्ट की क्या भूमिका रही है, प्री बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए हैं, मेंस बेस्ड क्वेश्चन कैसे आए हैं, सब्जेक्ट की प्री बेस की तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट को मेंस बेस की तैयारी कैसे करें, सब्जेक्ट में कैसे ज्यादा से ज्यादा मार्क्स स्कोर करें, ज्योग्राफी सिविल सर्वेंट के लिए क्यों जरूरी है और यूपीएससी के मानक के रूप में ज्योग्राफी पढ़ने का क्या उद्देश्य है, इन सभी प्रश्नों का जवाब आज मैं दूंगा। इसलिए आप एक पेन और कॉपी लेकर बैठे और मंथन करें कि ज्योग्राफी हमें ऑप्शनल के रूप में क्यों लेना है। ध्यान देना, सब्जेक्ट चाहे जो भी हो, लेकिन आपको विद्वान नहीं बनना है, यानी स्कॉलर नहीं बनना है। आपको सिलेक्शन की लिस्ट में आपका नाम होना जरूरी है, चाहे आप जो भी सब्जेक्ट पढ़े। अगर एक सब्जेक्ट को अच्छे से सभी सब्जेक्ट के साथ समायोजित करके पढ़ने से सिलेक्शन की लिस्ट में नाम आता है, तो बेशक आप उस सब्जेक्ट के विषय में सोचें, उसका सिलेबस देखें, प्रीवियस ईयर के प्री और मेंस बेस का पेपर देखें और जीएस सब्जेक्ट में कंट्रीब्यूशंस देखें। तब आप डिसाइड करें और डिसीजन लें कि अब कौन सा सब्जेक्ट ऑप्शनल के रूप में लेना है। इन सभी प्रश्नों का जवाब इस वीडियो में मिलेगा, इसलिए इस वीडियो को पूरा देखें और आज इसी सब्जेक्ट के सिलसिले में ज्योग्राफी सब्जेक्ट पर स्मार्ट प्लानिंग करेंगे और जानेंगे कि ज्योग्राफी की तैयारी कैसे करें। तो ज्योग्राफी, तो सबसे पहले आपको जानना होगा कि व्हाट इज ज्योग्राफी। ज्योग्राफी हम क्यों पढ़ते हैं और ज्योग्राफी सिविल सर्विसेज में क्यों पढ़ना कंपल्सरी है। तो आइए हम इसकी सभी क्वेश्चन का जवाब एक एक करके देखते हैं। ज्योग्राफी, Geography is the study of place and the relationship between peoples and their environments. भूगोल स्थानों और लोगों और उनके वातावरण के बीच संबंधों का अध्ययन करता है, जिससे यह पता चलता है कि ज्योग्राफी के बिना कोई चीज संभव नहीं है। अर्थात ज्योग्राफी के आधार पर ही हम वहां के फ्लोरा फोना यानी जीव जंतु और वनस्पतियों के विषय में जान पाएंगे, वहां के मानव के अधिवास के विषय में यानी ह्यूमन हैबिटेट के विषय में समझ पाएंगे, ह्यूमन की एक्टिविटी चाहे वो सोशल एक्टिविटीज हो, चाहे इन्वायरमेंटल एक्टिविटीज हो, चाहे पॉलिटिकल एक्टिविटीज हो, चाहे इन्वायरमेंटल के साथ इकोनॉमी एक्टिविटीज हो, ये सभी एक्टिविटीज का हम लोग स्टडी करते हैं। इसलिए ज्योग्राफी के द्वारा हम सभी सब्जेक्टों को समायोजित कर सकते हैं, यानी एक दूसरे से कोरिलेट कर सकते हैं। तो इसी के साथ हम देखते हैं कि रिलेशंस यानी कि ज्योग्राफी का अदर सब्जेक्ट से किस तरीके का रिलेशंस है। तो ज्योग्राफी
ये ज्योग्राफी आप देख रहे हैं। सबसे पहले हम बायोज्योग्राफी को देखते हैं। बायोज्योग्राफी यानी बायोलॉजी, बायोलॉजी मतलब ये हो गया इन्वायरमेंट, ये जो हो गया इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इसमें हम लोग क्या करते हैं कि इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के विषय में स्टडी करते हैं। और इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हमारे लिए कितना फ्रूटफुल है, कितना उपयोगी है, इससे हम ज्योग्राफी के एक ब्रांच में ही स्टडी करते हैं, जियोमॉर्फोलॉजी और जियोलॉजी। जियोमॉर्फोलॉजी जो होती है भू आकृति विज्ञान, यानी पृथ्वी के किस प्रकार के रिलीफ फीचर्स पाए जाते हैं, उच्च आवाज पाए जाते हैं, उसके विषय में करते हैं। पृथ्वी की जब आंतरिक चीजों को स्टडी करते हैं तो हम जियोलॉजी की स्टडी करते हैं। तो ज्योग्राफी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें पृथ्वी की आंतरिक यानी इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों ही पार्टों का स्टडी करना होता है। उसके बाद हमें यह ध्यान रखना होता है कि ज्योग्राफी में हम वहां की क्लाइमेटोलॉजी यानी मौसम में होने वाले परिवर्तन के विषय में भी हम जान पाते हैं। और ज्योग्राफी के द्वारा पॉलिटिकल साइंस भी परिभाषित होता है, क्योंकि विदाउट ज्योग्राफी पॉलिटी का विकास नहीं हो सकता है, किसी देश और राज्य का फॉर्मेशन नहीं हो सकता है। इसलिए हम उसको पॉलिटिकल साइंस के रूप में भी स्टडी करते हैं, ज्योग्राफी के रूप में। इसके साथ ज्योग्राफी जो है उसमें आपको पता भी होगा कि इकोनॉमी ज्योग्राफी के रूप में भी परिभाषित है, क्योंकि ज्योग्राफी का ही एक पार्ट है इकोनॉमी ज्योग्राफी। क्योंकि इकोनॉमी में मेजर जो पार्ट होता है प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी, और ये बेस्ड ऑन ज्योग्राफी होता है। या चाहे ट्रेडिंग की बात करें, या ह्यूमन रिसोर्स की, या मिनरल रिसोर्सेज की बात करें, ये सभी चीजों का स्टडी हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। लेकिन वो हम लोग एक्टिविटीज जो होती है वो हम इकोनॉमी में स्टडी करते हैं। उसके बाद ह्यूमन का कल्चरल जो वैल्यूज है, या कल्चरल जो एक्टिविटीज है, या कल्चरल ज्योग्राफी जो होता है, ह्यूमन ज्योग्राफी के अंतर्गत हम लोग देखते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के में उनके कल्चरल एक्टिविटीज के साथ साथ हम लोग जितने भी मानव की या मानव के अधिवास क्षेत्र से लेकर, मानव के पॉपुलेशन से लेकर, उसके बाद उनके बेरोजगारी से लेकर, उनकी लिटरेसी से लेकर, पॉपुलेशन डेंसिटी से लेकर, इसके बाद सेक्स रेशियो से लेकर, इन सभी चीजों का स्टडी हम लोग क्या करते हैं ह्यूमन ज्योग्राफी और एंथ्रोपोलॉजी में। इवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन जो होता है कि एंथ्रोपोलॉजी में स्टडी करते हैं, लेकिन एंथ्रोपोलॉजी में जो ह्यूमन का इवोल्यूशन का स्टडी करते हैं, विकास का स्टडी करते हैं, जबकि ज्योग्राफी जो होता है विकास के बाद उनकी परिस्थितियां और स्थितियों के बदलने के साथ साथ सभी चीजों के संबंधों का स्टडी करते हैं, जो ह्यूमन ज्योग्राफी में परिभाषित किया जाता है। तो ये रहा ज्योग्राफी के मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज और मल्टी डायमेंशनल रिलेशंस सब्जेक्ट के साथ। इसके साथ हम लोग फिजिकल ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी जिसको हम लोग कहते हैं भौतिक भूगोल। तो फिजिकल ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ अर्थ, सीजन, क्लाइमेट, एटमॉस्फेयर, सॉइल, स्ट्रीम, लैंडफॉर्म एंड ओशियंस। भौतिक भूगोल पृथ्वी के मौसम, जलवायु, वातावरण, मिट्टी, धाराओं, भू आकृति और महासागरों का अध्ययन करते हैं। और फिजिकल ज्योग्राफी के द्वारा ही हम सभी चीजों को परिभाषित कर सकते हैं। इसलिए फिजिकल ज्योग्राफी एक सिविल सर्वेंट के लिए और एक प्लान करने के लिए या प्लानिंग को एग्जीक्यूट करने के लिए, उसको इंप्लीमेंट करने के लिए वहां का ज्योग्राफी और खासकर फिजिकल ज्योग्राफी जानना बहुत जरूरी है। उसके बाद हम देखते हैं क्लाइमेटोलॉजी। क्लाइमेटोलॉजी का मतलब होता है जलवायु विज्ञान। क्लाइमेटोलॉजी इज द स्टडी ऑफ क्लाइमेट, हाउ इज it changes over time. This science help people better understand the atmospheric condition, causes weather pattern, temperature changes over time. तो जलवायु विज्ञान जलवायु का अध्ययन करता है और समय के साथ यह कैसे बदलता है इसका भी स्टडी हम लोग जलवायु विज्ञान यानी क्लाइमेटोलॉजी में करते हैं। यह विज्ञान लोगों को वायुमंडलीय स्थितियों को बेहतर ढंग से समझाने में मदद करता है, जो समय के साथ मौसम के पैटर्न और तापमान के बदलाव की स्थितियों को भी भली भांति परिचित कराता है, जिससे हम वहां मल्टी डायमेंशनल चीजों का डेवलपमेंट कर सके
और डे बाय डे अपने आप और वहां होने वाले जितनी भी चीजें हैं उसमें परिवर्तन लाया जा सके या परिवर्तन हो सके, उसी का स्टडी हम क्लाइमेटोलॉजी के अकॉर्डिंग ही कर सकते हैं। इसी के साथ हम देखते हैं ओशनोग्राफी। ये कहा जाता है कि पृथ्वी का अगर स्टेटिस्टिकल डेटा अगर हम लोग स्टडी करें तो 71% जो है 71% जो है वो हमारा ओशियन है और 29% जो है हमारा लैंड है, लिथोस्फीयर है। इस आधार पर हम कह सकते हैं कि आने वाला फ्यूचर जो है पूरी डिपेंडेंसी जो होगी हमारा ओशियन के तरफ होगा। इसलिए ओशनियोग्राफी का स्टडी करना एक सिविल सर्वेंट के लिए और यूपीएससी के मानकों को तय करने के लिए बहुत जरूरी है, क्योंकि ओशनोग्राफी covers the wide range of topic including marine life, ecosystem, ocean circulation, plate tectonic and geology of the seafloor and chemical and physical property of the ocean। समुद्र विज्ञान में समुद्र जीव जंतुओं या पारिस्थितिकी तंत्र, महासागर परिसंचरण, प्लेट टेक्टोनिक और समुद्र भूविज्ञान और समुद्र के रासायनिक और भौतिक गुणों के सहित एक विशेष अध्ययन किया जाता है जिससे यह पता किया जा सके कि आने वाले दिनों में हमारा जो रिसोर्सेज होंगे वो पूरी तरीके से कहाँ निर्भर होगा, ओशियन में होगा। इसलिए वहां की सबसे और सभी तरीके से हम लोग स्टडी भी करते हैं और वहां के मेराइन लाइफ है, मेराइन लाइफ का मतलब होता है कि समुद्री जो जीवन है और जो हमारे इको सिस्टम के साथ जो इनका कोरिलेशंस है ये भी हमारे लाइफ को और इको सिस्टम को पॉजिटिवली मेंटेन करता है, जिससे हमारा इन्वायरमेंट अच्छा हो और एक मानव के डेवलपमेंट और फ्लोरा फोना के लिए डेवलपमेंट के लिए एक सुटेबल कंडीशन प्रोवाइड करा सके। इसलिए ओशनोग्राफी को स्टडी करना बहुत जरूरी है। इकोनॉमी ज्योग्राफी, ये इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ लोकेशन, डिस्ट्रीब्यूशन, स्पेशियल ऑर्गेनाइजेशन, इकोनॉमी एक्टिविटी अक्रॉस द वर्ल्ड। It represents traditional subfield of discipline of geography. However, many economists have also approached the field in way more ये typical and discipline of economics। आर्थिक भूगोल दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों के स्थान, वितरण और स्थानिक संगठन का अध्ययन है। यह भूगोल के पारंपरिक उपक्षेत्र का प्रतिनिधित्व करता है। हालांकि कई अर्थशास्त्रियों ने अर्थशास्त्र के विषय में विशिष्ट तरीकों से इनके साथ संबंधों का स्टडी करता है यानी अध्ययन करता है और यह बताने की कोशिश करता है कि ज्योग्राफी का ही एक ब्रांच जो है इकोनॉमिक्स है, जो कि पूरी तरीके से ज्योग्राफी के द्वारा परिभाषित होता है। और आप शुरू में ही आपने देखा कि ह्यूमन ज्योग्राफी के साथ इकोनॉमी ज्योग्राफी भी ज्योग्राफी का एक पार्ट है। इसलिए इकोनॉमी को जानने के लिए ज्योग्राफी जानना बहुत जरूरी है। सॉइल ज्योग्राफी कहा जाता है कि खाद्यान्न यानी अन्न का उपजना यानी कि जो ग्रेन के प्रोडक्शंस होते हैं वो बेसिकली सॉइल में ही होते हैं। जब तक हम सॉइल के विषय में अच्छे तरीके से स्टडी नहीं करेंगे तब तक हम चीजों को अच्छे तरीके से परिभाषित नहीं कर सकते हैं। और हमारी मूलभूत आवश्यकताओं में से अनाज है यानी ग्रेन है यानी कि अन्न है। इसलिए और यह अन्न कहाँ पैदा होता है तो सॉइल में पैदा होता है। इसलिए मिट्टी का स्टडी करना बहुत। तो सॉइल इज द मिक्सचर ऑफ रॉक डेब्रिज ऑर्गेनिक मटेरियल विच डेवलप ऑन अर्थ सरफेस। मिट्टी चट्टान के मलबे यानी अपरदन के बाद और कार्बनिक पदार्थों का मिश्रण है जो पृथ्वी की सतह पर विकसित होता है। द मेजर फैक्टर दैट डिटरमाइन सॉइल कैरेक्टरिस्टिक्स आर parent material, climate, relief, vegetation time and some other life forms। मिट्टी की विशेषताओं को निर्धारित करने वाले में
प्रमुख कारक में मूल पदार्थ है, जलवायु है, और वहां के रिलीफ फीचर से उच्चावच है, और वहां के वनस्पतियां हैं जो समय के साथ परिवर्तन को परिभाषित करता है, यानी परिवर्तन के फलस्वरूप जो सरफेस पे जो चीजें बनता है वो सॉइल होता है। मेजर कंस्टिट्यूएंट ऑफ द सॉइल आर मिनरल पार्टिकल्स, ह्यूमस, वाटर्स एंड एयर। मिट्टी के प्रमुख घटक खनिज, खनिज के साथ खनिज लवण, उसके बाद ह्यूमस पानी और जल है। उसके बाद ह्यूमन ज्योग्राफी। ह्यूमन ज्योग्राफी is the study of distribution of network of people and cultural of earth surface। मानव भूगोल पृथ्वी के सतह पर मानव के नेटवर्क के, यानी उनके संजाल को और उनकी सांस्कृतिक विवरण को डिफाइन करता है। अर्थात मानव ज्योग्राफी यानी कि मानव भूगोल जो होता है वो मानव के सभी क्रियाकलापों, चाहे सांस्कृतिक रूप से परिभाषित होने वाले सभी चीजों का स्टडी करता है, और ये भी बताता है कि किसी मानव का हैबिटाट अगर किसी प्लेस पे है तो उसके पीछे रीजन क्या है, उसके कारण क्या है, और उसके आधार पर हम उनकी सामाजिक परिस्थिति के साथ साथ सांस्कृतिक परिस्थिति यानी स्टेटस को भली भांति समझ सकते हैं, और उनमें होने वाले परिवर्तन को भी हम एक स्कीम्स और प्लानिंग के थ्रू उनको एक अच्छी लाइफ देने की कोशिश कर सकते हैं, ताकि मानव का सर्वांगीण यानी इंक्लूसिव ग्रोथ हो, ताकि वहां पर किसी जगह पे रहने वाले मानव का प्रॉपर ग्रोथ और डेवलपमेंट हो सके। अब है इंडियन ज्योग्राफी। मेजर रोल प्ले करता है। द ज्योग्राफी ऑफ इंडिया इज एक्सट्रीमली डाइवर्स with landscape ranging from the snow-capped mountain range and desert plain hills plateau. India comprises most of Indian subcontinent situated on Indian plate and northerly portion of the Indo-Australian plate। भारत वैसे भी कहा जाता है कि बहुत विविधताओं का देश है, और ये केवल कल्चरल में ही विविधता नहीं है, यहाँ ज्योग्राफिक में भी विविधता है, भौगोलिक रूप से भी काफी विविधता है, जिसमें एक तरफ हिमालय की ऊंची चोटियां जो वर्ष भर हिम से ढकी होती है, बर्फ से ढकी होती है, वहीं दूसरी तरफ पश्चिमी पार्ट आप देखेंगे कि भारत का ग्रेट डेजर्ट यानी इंडिया का ग्रेट डेजर्ट जो है थार डेजर्ट है। इसके अलावा दक्कन प्लेटू से लेकर छोटा नागपुर प्लेटू से लेकर मेजर छोटे छोटे हिल्स और प्लेटूज हैं, जो हमें यह परिभाषित करने की कोशिश करता है कि इंडिया सब कॉन्टिनेंट जो है वो भारत का ऊपरी पोर्शन यानी इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ऊपरी पोर्शन है। आपको प्लेट टेक्टोनिक जब स्टडी करेंगे तो कहा जाता है कि पूरे 7 प्लेट में एक प्लेट है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट जो है जो इंडिया सब कॉन्टिनेंट यानी इंडिया और उसके नेबर कंट्री को जो स्टडी करता है वो इंडिया सब कॉन्टिनेंट इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट का ही एक पार्ट है, जो कि हम मल्टी डायमेंशनल होकर स्टडी करते हैं। और यही नहीं, भारत के विभिन्न भौतिक प्रदेशों के साथ हमें प्लानिंग और स्कीम और सरकार के द्वारा चलाए गए जो वेलफेयर प्रोग्राम है उससे से ज्यादा हम क्या हो सकते हैं कि आम जनता को लाभान्वित किया जा सकता है। इसलिए इंडियन ज्योग्राफी को पढ़ना बहुत जरूरी है।
इसी के साथ हम लोग देखते हैं कि इसका सिलेबस क्या होता है, और इसी पाठ्यक्रम के विषय में हम लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे कि एक सिविल सर्वेंट के लिए खासकर यूपीएससी ने सिलेबस को जो डिजाइन किया है, अगर आपने सिलेबस को बहुत अच्छे तरीके से समझ लिया है तो आपके अप्रोच बहुत अच्छा डेवलप होगा, और शायद किताबों पढ़ने से या ट्यूशन क्लासेस पढ़ने से, कोचिंग पढ़ने से, या कोई भी टेक्स्ट बुक पढ़ने से, या कोई भी मटेरियल पढ़ने से आपको पता चल जाता है कि रियल में हमें यूपीएससी के मानकों को तय करने के लिए किस अप्रोच में पढ़ना चाहिए। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि साइलेंट फीचर ऑफ वर्ड्स फिजिकल ज्योग्राफी, और जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब ये होता है भू आकृति विज्ञान। और भू आकृति विज्ञान में हम किन किन चीजों को स्टडी करते हैं? ओरिजिन एवोल्यूशन ऑफ अर्थ, और जो ओरिजिन एंड इवोल्यूशन ऑफ अर्थ, पृथ्वी की उत्पत्ति और विकास, इंटीरियर ऑफ द अर्थ, पृथ्वी के आंतरिक, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कॉन्टिनेंट एंड ओशियंस, इसमें महाद्वीपीय और महासागरों का वितरण, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, प्लेट टेक्टोनिक सिद्धांत, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अर्थक्वेक एंड वोल्केनो, यानी पृथ्वी पर पाए जाने वाले भूकंप, और भूकंप के साथ साथ जो ज्वालामुखी है वो किस तरीके से रॉक, और रॉक से चट्टान, और चट्टान बनने का जो प्रक्रिया है उसका साइकिल, चक्रीय प्रक्रिया क्या है, इन सभी चीजों का स्टडी करते हैं। जियोमॉर्फोलॉजिकल प्रोसेस, इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक, यानी पृथ्वी के आंतरिक बल के कारण क्या हुआ है, और बाह्य बल के द्वारा किस तरीके से हमारे अर्थ पर रिलीफ फीचर्स का फॉर्मेशन हुआ है, इन सब का स्टडी लैंड फॉर्म देयर इवोल्यूशन में करते हैं। यानी कि लैंड फॉर्म का कैसे विकास हुआ और किस तरीके से विकास हुआ, यानी इस जियोमॉर्फोलॉजी का मतलब होता है कि पृथ्वी पर पाए जाने वाले उच्चावच, यानी कि पर्वत, पठार, नदियां, ये जितनी भी चीजें हैं, चाहे इंडोजेनेटिक और एक्सोजेनेटिक की वजह से जो भी चीजें हुआ है, इससे हम जियोमॉर्फोलॉजी के आधार पर हम वहां के मिनरल्स का भी स्टडी कर सकते हैं, और लगभग मल्टी डायमेंशनल चीजों को भी स्टडी कर सकते हैं। इसलिए जियोमॉर्फोलॉजी आपके सिलेबस में है और इसके बिना आप कुछ नहीं कर सकते हैं। इसी के साथ ओशनोग्राफी है, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल, ओशनोग्राफी मतलब समुद्र विज्ञान, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, और ओशनल फ्लो कन्फिग्रेशन, टेम्परेचर एंड सॉलिनिटी ऑफ ओशियन, मोमेंट ऑफ ओशियन वेव्स, टाइड एंड करेंट्स। ध्यान देना, हाइड्रोलॉजिकल साइकिल का मतलब होता है जलीय चक्र, यानी किस तरीके ओशनोग्राफी में जल चक्र होता है, और जल चक्र के कारण किस तरीके से हमारे यहाँ रेनफॉल्स होता है, या रेनफॉल होने की क्या क्या कंडीशंस होते हैं, ये हाइड्रोलॉजिकल साइकिल में हम लोग स्टडी करते हैं। सी फ्लोर स्प्रेडिंग का मतलब होता है कि पृथ्वी के जो ओशियन का सी फ्लोर है वो डे बाय डे किस तरीके से फैल रहा है, उसके फैलने के प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी के अकॉर्डिंग जब हम लोग पढ़ेंगे तो उसमें जानेंगे कि किस तरीके से, और इसके फैलने से क्या हमारे लिए बेनिफिट हो सकता है, क्या हमारे लिए नुकसान हो सकता है, और ओशियन फ्लोर का अगर कन्फिग्रेशन होता है, कॉन्फ़िगरेशन यानी उसका विन्यास होता है, तो किस तरीके से हमारे पूरे भूमंडल पर किस तरीके से चेंजेज आएंगे, और उस चेंजेस का हमारे ह्यूमन लाइफ पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, इन सभी चीजों का स्टडी इसमें किया जाता है। उसके बाद टेम्परेचर और सॉलिनिटी ऑफ ओशन, यानी महासागरों के तापमान और लवणता, क्योंकि सॉलिनिटी और टेम्परेचर ही इकोसिस्टम इन मेराइन लाइफ को डिफाइन करता है, और मेराइन लाइफ में आपको पता होगा कि ये जितने अधिक से अधिक अगर यह बैलेंस्ड वे में रहेगा तो हमारा जो फ्लोरा, खासकर सी फ्लोरा और फौना है, वो बहुत तेजी से डेवलप करेगा, जो हमारे इकोसिस्टम को संतुलित करेगा, और एक अच्छे तरीके से उसका डेवलपमेंट भी होगा, ताकि हमारे लिए जो होगा एक फ्रूटफुल रिजल्ट दे सके। मोमेंट ऑफ ओशियंस, मोमेंट ऑफ ओशियंस का मतलब होता है महासागरों में किस तरह का संचलन होता है, तो वेव, तरंगे किस तरीके की होती है, टाइड्स क्या होती है, करंट्स क्या होती है, ये हमारे लिए क्यों उपयोगी होते हैं, और ये हमें इकोनॉमी ज्योग्राफी में किस तरीके से इससे कोरिलेट कर सकते हैं, और किस तरीके से हम मल्टी डायमेंशनल अप्रोच डेवलप कर सकते हैं, ताकि इसका ज्यादा से ज्यादा हम मल्टी डायमेंशनल होके स्टडी कर सके, और इसका इफेक्ट अधिक से अधिक जान सके, ताकि मल्टी डायमेंशनल उसका प्रयोग कर सके। अब होता है क्लाइमेटोलॉजी,
अर्थ एटमॉस्फेरिक कंपोजिशन स्ट्रक्चर और सोलर रेडिएशन, हीट बजट, टेम्परेचर, एटमॉस्फेरिक वेदर सिस्टम और वर्ल्ड क्लाइमेट। यानी कहने का मतलब यही होता है, वायुमंडल के संरचना और उसके संगठन और संरचना के विषय में हम लोग पढ़ते हैं, ताकि हमारा क्लाइमेट अगर संतुलित रहेगा तभी हमारा मल्टी डायमेंशनल चीजों का ग्रोथ और डेवलपमेंट हो पाएगा। अदरवाइज अगर स्ट्रक्चर और कंपोजिशन अगर किसी भी तरीके के डिसबैलेंस होता है तो हमारी इकोसिस्टम भी डिस्टर्ब होगा, इकोसिस्टम होगा तो हमारा ओस्नोग्राफी डिस्टर्ब होगा, ओस्नोग्राफी डिस्टर्ब होगा तो लिथोस्फीयर को इफेक्ट करेगा, और लिथोस्फीयर जो इफेक्ट करेंगे हमारे ह्यूमन हैबिटेट को करेगा, जिससे कि हमारे नेचुरल डिजास्टर के रूप में भी हम देख सकते हैं, और उसका मल्टी डायमेंशनल इफेक्ट हमें, इसलिए क्लाइमेटोलॉजी में खासकर कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ एटमॉस्फेयर, क्योंकि एटमॉस्फेयर से लगभग सारी चीजें डिफाइंड होती है। सोलर रेडिएशन, सोलर रेडिएशन का मतलब यही होता है कि सौर विकिरण का स्टडी करते हैं कि सन से आने वाली ऊर्जा जो होती है किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है और किस तरीके, उसी के रेफरेंस में हम लोग हीट बजट करते हैं। हीट बजट का मतलब होता है कि तापमान का बजट किस तरीके से कितना आया और कितना गया, इससे हमारा ग्लोबल वार्मिंग और किस तरीके से चेंज है, उसी के रेफरेंस में हम टेम्परेचर का स्टडी करते हैं। जब आप क्लाइमेटोलॉजी पढ़ेंगे तो अकॉर्डिंग टू लैटिट्यूड के अनुसार हम क्या करते हैं कि टेम्परेचर का डिस्ट्रीब्यूशन करते हैं, सन के पोजीशंस को डिफाइन करते हैं, और उसके अकॉर्डिंग हम एटमॉस्फेरिक सर्कुलेशंस को देखते हैं, वायुमंडलीय परिसंचरण को देखते हैं, और वेदर सिस्टम को डिफाइन करते हैं, और इससे हम यह जानने की कोशिश करते हैं कि आने वाले दिनों में किस तरह का क्लाइमेट होगा और किन पौधों के लिए, किन जीव जंतुओं के लिए और किस पारिस्थितिकी तंत्र के लिए वो उपयोगी होगा। और इसी के रेफरेंस में हम वर्ल्ड क्लाइमेट जोन भी पढ़ते हैं, जो एग्जांपल के तौर पे हमें स्टडी करना होता है। और यही नहीं, हमें वर्ल्ड के जितने क्लाइमेटिक जोन होते हैं वहां के फ्लोरा, फौना और इकोनॉमी कंडीशन, ह्यूमन हैबिटेट, मल्टी डायमेंशनल उनके अप्रोचेज पढ़ते हैं, ताकि हम ये स्टडी कर पाए कि ह्यूमन वेलफेयर के लिए हम किस तरीके से उपयोगी बना सके। उसके बाद सॉइल ज्योग्राफी, सॉइल एंड सॉइल कंटेंट के विषय में स्टडी करते हैं। सॉइल कंटेंट का मतलब ये होता है कि मिट्टी और मिट्टी का जो कंपोनेंट्स होते हैं, कंटेंट में क्या क्या होता है, प्रोसेस ऑफ सॉइल फॉर्मेशन, यानी कि मिट्टी बनने की प्रक्रिया में क्या क्या उपयोगी होता है, और उसके फॉर्मेशन में कौन कौन से कारक होते हैं, कितने तरह के वर्ल्ड में मिट्टी होती है, भारत में कितने तरह की मिट्टियां पाई जाती है, और किस मिट्टी में कौन सा ग्रेन होता है, और उस ग्रेन के लिए हमारे लिए कितना सुटेबल होगा। और ये सॉइल इरोजन और कंजर्वेशन, ये कहा जाता है कि मृदा अपरदन और उसका संरक्षण किस तरीके से किया जा सके, इन सभी चीजों का इसे स्टडी करते हैं, ताकि आने वाले दिनों में हम इसके लिए प्रॉपर स्ट्रेटजिंग और प्लानिंग कर सकें। अब डिस्ट्रीब्यूशन के नेचुरल रिसोर्स अक्रॉस द वर्ल्ड, ये टाइप ऑफ रिसोर्सेज यानी कि जो संसाधन के प्रकार ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, ओनरशिप एंड एग्जिस्टेबिलिटी, यानी कि उपभोक्ता के आधार पर, स्वामित्व के आधार पर ये डिफाइन किया गया है। लैंड रिसोर्स, लैंड यूटिलाइजेशन, लैंड यूज पैटर्न और लैंड डिग्रेडेशन एंड कंजर्वेशन। इसमें क्या कहा गया है कि भूमि संसाधन, भूमि का उपयोग करने का पैटर्न क्या होगा, और लैंड का डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन, यानी उसका भूमि में जो गिरावट आ रही है, या भूमि में जो जिस तरीके से ऊसर या इस तरीके की चीजों में जो परिवर्तन आ रहे हैं, उसको किस तरीके से कंजर्व किया जा सकता है, इन सभी का स्टडी करते हैं। फॉरेस्ट रिसोर्सेज, फॉरेस्ट रिसोर्सेज का मतलब होता है वन संसाधन, और वन संसाधन का मतलब हम लोग देखेंगे कि टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रासलैंड एंड फॉरेस्ट, और उसके बाद आप देखेंगे कि टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन, वितरण और प्रकार, जो ग्रास लैंड है, पूरे वर्ल्ड में ग्रास लैंड है, वो हमारे लिए क्यों उपयोगी है, फॉरेस्ट हमारे लिए क्यों उपयोगी है, चाहे इकोनॉमिकल पर्पज से या चाहे जिस पर्पज से होता है, कॉजेज ऑफ डिप्लेशन, इसका
कमी होने के क्या कारण है, यानी डिप्लेशन होने का क्या कारण है, कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट, और कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट यानी फॉरेस्ट को किस तरीके से संरक्षण दिया जा सके, इन सभी को हम लोग स्टडी करना होता है। वाटर रिसोर्स एक मेजर रिसोर्स के रूप में डिफाइन किया गया है, तो इसके आधार पर आप देख सकते हैं मेराइन एंड फ्रेश वाटर, मतलब समुद्री जल को किस तरीके से, और जो फ्रेश जल है मीठे पानी को किस तरीके से, वाटर स्कर्सिटी, नीड फॉर कंजर्वेशन, और जल की कमी और संरक्षण की आवश्यकता है और इसको किस तरीके से कंजर्व संरक्षण दिया जा सके, इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट, एकीकृत जल संसाधन प्रबंधन को कैसे डेवलप किया जा सके, और मानव के मूलभूत आवश्यकताओं में से पानी एक मेजर रोल प्ले करता है, इसलिए बहुत जरूरी होता है कि वाटर रिसोर्स को किस तरीके से कंजर्व किया जा सके और वाटर के लिए किस तरीके से प्लानिंग किया जा सके। एग्रीकल्चर रिसोर्सेज, क्योंकि एग्रीकल्चर रिसोर्सेज एक मेजर रिसोर्स के रूप में होते हैं। टाइप ऑफ फार्मिंग, पूरे वर्ल्ड में कितने तरह के फार्मिंग होते हैं और वो फसल का पैटर्न क्या किस तरीके से होता है, कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी, एम्प्लॉयमेंट, आउटपुट, और इससे ध्यान देना, इससे कंट्रीब्यूशन ऑफ इकोनॉमी की अगर हम बात करते हैं तो उसमें एम्प्लॉयमेंट किस तरीके से जनरेट होगा, और फूड सिक्योरिटी, और हमारे फूड को किस तरीके से सिक्योरिटी यानी सुरक्षा प्रदान किया जा सकता है। अब है मिनरल एनर्जी एंड रिसोर्सेज, खनिजों का वर्गीकरण। ये जो होता है मिनरल और खनिज और ऊर्जा के मेन सोर्स। क्लासिफिकेशन ऑफ मिनरल्स, फेरस एंड नॉन फेरस। कहा जाता है कि खनिजों का वर्गीकरण लौ और अलौह, मतलब कि एक आयरन युक्त हो और एक आयरन युक्त नहीं, आयरन नहीं वाला, तो एक फेरस यानी लौ, और नॉन फेरस का मतलब अलौह, मतलब जिसमें लोहा की मात्रा नहीं। अकरेंस ऑफ मिनरल्स, ये कहा जाता है कि अकरेंस मतलब कि ये आप अगर डिफाइन करेंगे कि मिनरल्स के, खनिजों के कहाँ प्राप्त किया जा सकता है, कहाँ कहाँ से प्राप्त किया जा सकता है, कंजर्वेशन ऑफ मिनरल, मिनरल को कैसे संरक्षण किया जा सकता है, क्लासिफिकेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्स, कन्वेक्शनल और नॉन कन्वेक्शनल, ये पारंपरिक और गैर पारंपरिक ऊर्जा संसाधनों का वर्गीकरण और उसको किस तरीके से कंजर्व किया जा सका, करेंस ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज, और ये जो ऊर्जा संसाधन को किस तरीके से प्राप्त किया जा सकता है और इसको किस तरीके से संरक्षण दिया जा सकता है, इन सभी का स्टडी हम ज्योग्राफी के अंतर्गत करते हैं। फैक्टर रिस्पॉन्सिबल ऑफ द लोकेशन एंड इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री के लोकेशन के लिए कौन कौन सी स्थितियां होनी चाहिए उसके विषय। क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री, पहले तो हम क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्री करेंगे कि वो किस तरीके का इंडस्ट्री है, वेट गेन इंडस्ट्री है, वेट लूज इंडस्ट्री है, या फॉरेस्ट बेस्ड इंडस्ट्री है, या मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री है, या फूड लूज इंडस्ट्री है, किस तरह का इंडस्ट्री है। अगर उनके इंडस्ट्री को लोकेशन और डिस्ट्रीब्यूशन करना है तो रॉ मटेरियल, कच्चा माल, लेबर, श्रम, मार्केट, पूंजी, भूमि, और फाइनेंशियल मतलब अनुदान, उसके बाद शक्ति के संसाधन, परिवहन, जल और सूचना के संसाधन, इतनी चीजें एक इंडस्ट्री को, यानी जिस प्लेस पे इतनी चीजें अगर मिलती है तो वहां इंडस्ट्री को बहुत पॉजिटिवली प्रॉपरली क्या किया जा सकता है कि बहुत अच्छे तरीके से डेवलप किया जा सकता है। उसी इंडस्ट्री में मेजर इंडस्ट्री आयरन, स्टील, आईटी और कॉटन टेक्सटाइल, स्पेशली हमें आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, आईटी और कॉटन टेक्सटाइल और एग्लोमरेशन एंड फूडलूज इंडस्ट्री, और जो इंडस्ट्रियों का संगठन है, जो इंडस्ट्रियों का मतलब कि कहा जाता है कि समूहन है, और किस तरीके के ये सारी चीजें होती हैं, ये हमारे इंडस्ट्री के उसके लोकेशन पे और उसके फैक्टर पे डिफाइंड होते हैं। उसी के आधार पर अगर देखेंगे इंपॉर्टेंट, ये जियोफिजिकल फेनोमेना, जियोफिजिकल फेनोमेना का मतलब यही होता है कि कौन कौन से इंटरनल या एक्सटर्नल फोर्स की वजह के कारण हमारे पृथ्वी पर जो चेंजेस लाते हैं उसी चेंजेस का स्टडी करना होता है। उसमें सबसे पहले अर्थक्वेक, जिसको हम लोग भूकंप कहते हैं,
व्हाई डज अर्थ शेक, ये हिलती क्यों है, अर्थक्वेक में वेव कितने तरह के होते हैं, शैडो जोन क्या होते हैं, मतलब छाया क्षेत्र क्या होते हैं, टाइप ऑफ अर्थक्वेक कितने तरह होते हैं, अर्थक्वेक को किस तरीके से मेजर किया जाता है, भूकंप के क्या प्रभाव होते हैं, इसके साथ सुनामी का स्टडी करते हैं, सुनामी आने का क्या कारण है, सुनामी का क्या प्रभाव है, सुनामी के प्रभाव को कम करना यानी कि मिटिगेशन ऑफ इम्पैक्ट ऑफ सुनामी, सुनामी को किस तरीके से कम किया जा सकता है, वल्केनो यानी ज्वालामुखी, दुनिया में कितने तरह के ज्वालामुखी होते हैं, ज्वालामुखी उद्गार के मुख्य कारण कौन कौन से होते हैं, ज्वालामुखी और ये लैंडफॉर्म पे क्या इफेक्ट पड़ता है, साइक्लोनिक कंडीशंस क्या होते हैं, टाइप ऑफ साइक्लोन क्या होते हैं, और ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, एंटी साइक्लोन क्या होता है, एक्स्ट्रा ट्रॉपिकल साइक्लोन क्या होते हैं, ये हमारे लिए कितना या तो नेचुरल डिजास्टर्स के रूप में होते हैं, उसके लिए हम किस तरह का मैनेज करते हैं, और ये जब तक ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग आप नहीं समझेंगे तब आप चीजों को अच्छे तरीके से कभी समझ नहीं पाएंगे। इसलिए यह ध्यान देना होता है कि हमें किस तरीके से इसको समझना है। ये ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ देयर लोकेशन, फैक्टर कॉजिंग चेंजेज, क्रिटिकल ज्योग्राफी फिजिकल एग्जांपल ऑफ चेंजिंग, ये ज्योग्राफिकल फीचर या मेल्टिंग ऑफ आइस शीट यानी डेजर्टिफिकेशन, इम्पैक्ट ऑफ चेंजिंग ज्योग्राफिकल फीचर, यानी कहा जाता है कि जो क्रिटिकल चेंजेस जो हो रहे हैं ज्योग्राफिकल फैक्टर्स हैं, यानी जो भौगोलिक विशेषताओं में परिवर्तन के कौन कौन से कारक हो सकते हैं, भौगोलिक विशेषताओं को बदलने के उदाहरण जैसे जो ज्योग्राफी, ये जो मेल्टिंग ऑफ द आइस शीट्स जो है, जो बर्फ की चट्टानें पिघल रही हैं, मरुस्थलीकरण हो रहा है, और भौगोलिक विशेषताओं में बदलने का जो प्रभाव है डे बाय डे, जो जो स्टडी जो नेचुरल डिजास्टर के रूप में या जिस तरीके से ये हमारे सामने डिफाइन किया जा रहा है, तो इसको किस तरीके से परिभाषित करता है, और एक आईएएस ऑफिसर को, एक सिविल सर्वेंट को क्यों ये जानना जरूरी होता है, क्योंकि वो डिस्ट्रिक्ट का मैनेजर होता है, वो लगभग सभी चीजों को मैनेज करता है। अगर ये सारी चीजें होगा तो नेचुरल डिजास्टर आएगा तो किस तरीके से उसको हम लोग परिभाषित कर सकते हैं, उसके लिए प्लानिंग किस तरीके से किया जा सकता है, और इन सारे नेचुरल डिजास्टर को कैसे रोका जा सकता है, और नेचुरल अगर डिजास्टर आ जाता है तो उसके बाद हमारी क्या एक्टिविटीज होगी, ये सारी चीजों को स्टडी करना जरूरी होता है। ये रहा आपके सिलेबस, और सिलेबस के साथ अब हम लोग देखेंगे कि सिलेबस आप ज्योग्राफी फॉर जीएस प्री और मेंस, उसमें हम दो पार्टों में डिवाइड किए हैं, एक फर्स्ट पार्ट है इंडियन ज्योग्राफी और सेकंड पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी, ठीक है। और इसी के आधार पर हम आगे देखेंगे कि जीएस में अभी तक जो पिछले 30 सालों का स्टडी करके मैंने क्वेश्चंस पेपर का स्टडी किया, और फिर उसमें यह डिफाइन करने की कोशिश किया कि किस सेक्शन से अभी तक कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं, और उसके आधार पर आप स्ट्रेटजी और प्लानिंग और अप्रोचेस डेवलप कर सकते हैं कि हमें ज्योग्राफी को किस अप्रोच से और किस तरीके से पढ़ना है। तो जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ इंडिया में अगर देखा जाए इंडियन ज्योग्राफी में, तो अभी तक 70 क्वेश्चंस पूछे गए, फिजिकल ज्योग्राफी में 170, स्टेट और यूनियन टेरिटरी 660, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट से 70 क्वेश्चंस, लैंग्वेजेज ऑफ इंडिया भाषाई क्षेत्र या भाषा जो इंडिया के लैंग्वेज है उससे 10 क्वेश्चंस अभी तक, और ड्रेनेज सिस्टम में दे दिया गया 170, क्लाइमेट ऑफ इंडिया 55, नेचुरल डिजास्टर जो है वो 20, सॉइल ऑफ इंडिया 67। तो इस चैप्टर में हमें फिजिकल ज्योग्राफी पे स्ट्रेटजी अच्छा ध्यान देना है कि इस पे हमें ज्यादा फोकस करना है, ड्रेनेज सिस्टम पे हमें ज्यादा फोकस करना है, स्टेट और यूनियन पे भी हमें ज्यादा फोकस करना है, शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट के विषय में देखना है, और क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे भी अच्छे तरीके से ध्यान देना है। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नेचुरल वेजिटेशन 25 क्वेश्चन, इरिगेशन और कैनाल यानी सिंचाई और नहर व्यवस्था, मल्टीपर्पज बहुउद्देशीय जो प्रोजेक्ट है रिवर प्रोजेक्ट उससे 85 क्वेश्चन है, एग्रीकल्चर से, एग्रीकल्चर में ग्रीन रेवोल्यूशन से केवल 25 क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो आप समझ सकते हो कि लगभग हर साल एक क्वेश्चन से पूछा ही जाएगा। जो ग्रेन क्रॉप से उससे 70 क्वेश्चन, लगभग मान के चलो कि हर साल एक या दो क्वेश्चन, इसे कैश क्रॉप से लगभग एक क्वेश्चन, रेपसीड से
एक क्वेश्चन, मतलब कि हर साल, ये 30 सालों का स्टडी है, पल्सेज से हर 2 साल पे एक, सिल्क से 10 क्वेश्चंस। तो ये रहा है इंडियन ज्योग्राफी में, इतने सारे सब्जेक्ट, इतने सारे टॉपिक्स पे नंबर ऑफ क्वेश्चंस पूछे गए। इसलिए हम स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि किस चैप्टर्स पे और किस टॉपिक पे हमें ज्यादा से ज्यादा फोकस करना, और किस पे थोड़ा कम भी करेंगे तो हमारा काम चल सकता है और हम अच्छे से अच्छे स्कोर कर सकते हैं, ताकि हमारा प्री जो है किसी हालत में अच्छे तरीके से स्कोर आ जाए और हमारा प्री क्वालिफाई। उसके बाद हॉर्टिकल्चर से 35, शिफ्टिंग कल्टीवेशन, जो कहा जाता है शिफ्टिंग कल्टीवेशन का मतलब होता है स्थानांतरित कृषि। उसके बाद एग्रीकल्चर मिसलेनियस से 80 क्वेश्चन, एनिमल हस्बेंड्री से 15 क्वेश्चन, मिनरल रिसोर्स से ध्यान देना, एक मिनरल रिसोर्स पे हमें स्पेशल फोकस करना है। पावर एनर्जी से 55 क्वेश्चन, इंडस्ट्री से 80 क्वेश्चन, में रिसर्च सेंटर से लगभग एक क्वेश्चन हर बार, रिसर्च सेंटर इंडिया से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। ट्रांसपोर्टेशन से 1 या 2 क्वेश्चन हर बार पूछा गया। टूरिज्म और फेमस प्लेसेज लगभग हर 2 साल पे एक बार। और मिसलेनियस में ज्योग्राफी रिलेटेड जितनी भी चीजें हैं उससे मिसलेनियस। ये पिछले 30 सालों का हम पेपर एनालिसिस करके ये चार्ट प्रिपेयर किए हैं। इससे इस तरीके से आप एक अवधारणा विकसित कर सकते हैं, कंसेप्ट बिल्ड कर सकते हैं, और उसी कंसेप्ट के आधार पर स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि ज्योग्राफी को प्री बेस पे किस तरीके से स्टडी किया जा सकता है, खासकर इंडियन ज्योग्राफी। अब हम देखते हैं वर्ल्ड ज्योग्राफी। वर्ल्ड ज्योग्राफी में यूनिवर्स के विषय में 145 क्वेश्चन, अर्थ के विषय में रॉक सिस्टम, वल्केनो, अर्थक्वेक, कॉन्टिनेंट, मेजर माउंटेन इन वर्ल्ड्स, प्लेटूज, वैली, डेजर्ट रीजन। इन ध्यान देना कि इससे हमें ध्यान देना कि यूनिवर्स के विषय में हर बार 1 से 2 क्वेश्चंस पूछा गया, मेजर माउंटेन से 30 क्वेश्चन, और अर्थ से रिलेटेड जितनी भी चीजें इसे, तो हमें इन चीजों पे एक स्ट्रेटजी बनाना होगा। मेजर ग्रासलैंड से 12 क्वेश्चन, मेजर ये कंट्री एंड बाउंड्री जो है 35 क्वेश्चन, लैंड लॉक्ड कंट्री जो मैप बेस पे है ये 10 क्वेश्चन होता है। ओल्ड नेम जो कंट्री कोड नेम 5 क्वेश्चन, मतलब हर 2-3 साल पे एक बार क्वेश्चन पूछ लेता है। इंटरनेशनल बाउंड्री लाइन 10 क्वेश्चंस, कंट्री कैपिटल 31, यानी हर बार एक क्वेश्चन तो लगभग पूछा ही जाता है। मेजर सिटी इन वर्ल्ड, मतलब मेजर सिटीज वर्ल्ड के जो मुख्य जो शहर हैं वो सब ज्योग्राफिकल रीजन, ज्योग्राफी के जो सब ज्योग्राफिकल रीजन है पूरे वर्ल्ड में, उसको भी हम परिभाषित कर सकते हैं और इसे जान सकते हैं। हाइड्रोस्फीयर से 15 क्वेश्चन, मेजर ओशियन वर्ल्ड, ओशियन करंट से 20 क्वेश्चन, मतलब हर बार लगभग एक क्वेश्चन पूछा गया है। सोलेनिटी से भी, इवेंटाइड ज्वारन भाटा से भी, ये जो होता है ओशियन के ट्रेंच से, मेजर रिवर इन वर्ल्ड से 25 क्वेश्चन, और नदी के किनारे विश्व के प्रमुख जो देश हैं जो नदी के किनारे बसे हुए उनसे भी पूछा गया है। और फिगरल फॉर्मेशन आप, यानी नदी जब इरोजन करती है तो कहीं ना कहीं डिपोजिशन करती है, और डिपोजिशन करने इरोजनल फिगर्स और डिपोजिशनल फिगर्स, उसमें ये क्या होता है, जैसे ऑक्सबो लेक क्या होता है, ये मियांडरिंग क्या होती है, इन सारी चीजों से क्वेश्चंस पूछे गए हैं और खासकर रिवर रिलेटेड है। उसके बाद आइसलैंड से, लेक एंड वाटर फॉल से, स्ट्रेट से, ये मैप बेस कैनाल पूरे वर्ल्ड के, मेजर डैम इन वर्ल्ड से, कोरल रिलीफ, खासकर कोरल रीफ जो होता है ऑस्ट्रेलिया में, ग्रेट बैरियर रीफ है उसके विषय में, एटमॉस्फेयर से, इंसोलेशन और हीट वजन से, साइक्लोन हर बार हर 2 साल पे एक क्वेश्चन, ये करंट अफेयर रिलेटेड होता है। ह्यूमिडिटी आर्द्रता से, एयर प्रेशर से। तो ये जो टॉपिक्स होते हैं, क्लाउड, विंड, लोकल विंड, फॉरेस्ट, वर्ल्ड क्लाइमेट, सॉइल, रेसेज एंड ट्राइब्स, प्रजाति एवं जनजाति, और लैंग्वेजेज, ये दुनिया के इन सारी चीजों पे ये चीजें हम लोग को स्टडी करना है। इसके अलावा इकोनॉमी ज्योग्राफी के साथ एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री मेजर कोरिलेट, मिनरल बेस 124 क्वेश्चन, सिटीज एंड इंडस्ट्रीज, यानी कहा जाता है कि शहर और इंडस्ट्री, इससे ट्रांसपोर्टेशन से 15 क्वेश्चन, मेजर सी पोर्ट्स, यानी कि प्रमुख पत्तन, यानी कि पत्तन से क्वेश्चन पूछा जाता है। पत्तन यानी कि सी पोर्ट्स, सी पोर्ट्स मतलब
आप समझ सकते हो कि जहां सिप आके रुकती हैं, और मैप बेस्ड क्वेश्चन 25 क्वेश्चन, मतलब हर बार एक क्वेश्चन, एक या दो क्वेश्चन, आजकल इसका पैटर्न और तेजी से बढ़ रहा है। तो मैप बेस्ड क्वेश्चंस जो है मिसलेनियस में इस तरीके से वर्ड के मिसलेनियस से इतने क्वेश्चंस पूछे गए। तो इस आधार पर हम वर्ड ज्योग्राफी में हमने उसमें क्लाइमेटोलॉजी, ओशनोग्राफी, ह्यूमन ज्योग्राफी, फिजिकल ज्योग्राफी और खासकर इकोनॉमी ज्योग्राफी सभी को इंक्लूड किया है। तो हम दो पार्टों में जो स्टडी किए थे ये इस तरीके, इससे हम प्री बेस पे आप स्ट्रेटजी बना सकते हैं कि हमें किन किन सेक्शन पे किस तरीके से अप्रोच करना और किस तरीके से पढ़ना है, और शायद इसी के आधार पर हम चीजों को बहुत अच्छे तरीके से अपनी प्लानिंग और स्ट्रेटजी बना सकते हैं। अब सिलेबस आप जीएस मेंस में, जीएस मेंस में करंट रिलेटेड सोलर सिस्टम में कोई चेंजेस हुए हैं तो पूछा गया है। फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया से 40 क्वेश्चन, क्लाइमेट ऑफ इंडिया से 24 क्वेश्चन, सॉइल ऑफ इंडिया, वेजिटेशन ऑफ इंडिया, ड्रेनेज सिस्टम और एग्रीकल्चर इन इंडिया, इंडस्ट्री और फॉरेस्ट से ये। तो आपको मेजर सेक्शन में फिजिकल ज्योग्राफी ऑफ इंडिया अच्छे तरीके से आपको ध्यान रखना है, क्लाइमेट ऑफ इंडिया पे भी अच्छे तरीके से ध्यान रखना है। इसके अलावा एग्रीकल्चर पे और इंडस्ट्री फैक्टर, रिस्पॉन्सिबल लोकेशन, इंडस्ट्री ट्रेड इन इंडिया, इस पे भी आपको ज्यादा से ज्यादा फोकस करना है। और इसी के आधार पर आप मेंस की स्ट्रेटजी बना सकते हैं। और आपको पता है कि यूपीएससी के जीएस पेपर फर्स्ट में, जीएस के पेपर फर्स्ट में ज्योग्राफी का एक मेजर रोल है। तो आप समझ सकते हैं उसमें इस तरह के क्वेश्चंस पूछे गए। पॉपुलेशन ऑफ इंडिया, तो देख रहे हो कि इंडिया रिलेटेड आपको अच्छे तरीके से, ट्रांसपोर्टेशन इन इंडिया, एनर्जी रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ इंडिया, वाटर रिसोर्सेज, देखो वाटर रिसोर्सेज यहाँ भी है, प्री में भी अच्छा खासा क्वेश्चन, और यहाँ भी ये इसके रीजनल डेवलपमेंट पे भी आपकी प्लानिंग होती है, क्योंकि सिविल सर्विसेज के लिए एक मेजर चैलेंज भी होता है। ग्रोथ सेंटर एंड पोल ऑफ ओके इन इंडिया, ग्रोथ सेंटर के लिए किस कौन कौन से हैं, नेचुरल डिजास्टर, इन्वायरमेंट, ये 35 क्वेश्चन, यानी मेंस पैटर्न। तो कुछ सब्जेक्ट, कुछ इस सब्जेक्ट के कुछ टॉपिक को अगर आप स्टडी कर लेते हैं तो बहुत अच्छे तरीके से आप मेंस पैटर्न पे भी स्टडी आप कर सकते हैं, खासकर ज्योग्राफी को। अब हमारा मेन सेक्शन ये जो हो गया, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर पे हमने स्टडी किया। आप इसके आधार पर अपनी स्ट्रेटजी और प्लानिंग बना सकते हैं कि किस टॉपिक से को हमें कितना ध्यान देना है और कितना पढ़ना है और कितना रिवीजन करना है। ये सारी चीजें इस आपने देख लिया। अब हमारा जो सेकंड इसका पार्ट, जो रिलेशन बिटवीन ज्योग्राफी एंड अदर सब्जेक्ट से, कि ज्योग्राफी और अदर सब्जेक्ट के साथ किस तरीके का रिलेशन है, उसी के आधार पर हम लोग आज एक एक करके देखेंगे। इसलिए सभी कैंडिडेट जो इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज इस वीडियो को लास्ट तक आप देखेंगे, तभी आप इन सभी चीजों को आप समझ पाएंगे। तभी आप ये भी रियलाइज कर पाएंगे कि ज्योग्राफी आपके सिलेक्शन में कितना बड़ा कंट्रीब्यूशन करता है। और यह कहना गलत नहीं है कि एक ज्योग्राफी पढ़ने से आपके सिलेक्शन होने के कितने चांस बढ़ जाते हैं, इस आगे आप देखें। ज्योग्राफी वर्सेज करंट अफेयर्स, कि ज्योग्राफी और करंट अफेयर्स में क्या किस तरह के क्वेश्चन होते हैं। ज्योग्राफी तो डिजास्टर, डिजास्टर का मतलब ही होता है आपका आपदा। डिस्प्यूट प्लेसेस जो होंगे, वो कि जो कि विवादास्पद जो प्लेसेज हैं, वो ग्लोबल इशू, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजिकल बेस, ये कॉन्फ्रेंसिंग, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट, एनर्जी, मीटिंग्स, मेजर इवेंट्स, थर्ड पोल डीप, ब्लू होल, ये अभी रिसेंट में चर्चा में रहा, अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ओशियन एंड रिसीव रिन्यूएबल एनर्जी, डिप्रेशन ओशियन, साउथ अरेबियन सी, लक्षद्वीप एरिया, ओसनिक फॉर्म, ये फॉर्मिंग इन इंडिया, बायोडाइवर्सिटी एंड हॉट स्पॉट, मेजर एक्सीडेंट प्लेस। यानी ज्योग्राफी में आप करंट अफेयर्स में वही चीजें आपको पढ़ना है जो या तो डिजास्टर रिलेटेड होगा, डिस्प्यूटेड प्लेसेज होगा, या ग्लोबल इश्यूज इन एनवायरमेंटल और इकोलॉजिकल बेस होगा, या कॉन्फ्रेंसेस, वाइल्ड लाइफ, क्लाइमेट या एनर्जी रिलेटेड होगा, उसके मीटिंग्स होंगे, मेजर इवेंट्स होंगे जो क्लाइमेट रिलेटेड है, थर्ड पोल डीप ओशियन, ये अर्थ मैग्नेटिक नॉर्थ पोल, ओशियन रिसीव रिन्यूएबल एनर्जी, डिप्रेशन ओवर साउथ वेस्ट अरेबियन सी, लक्षद्वीप एरिया, ऑर्गेनिक फार्मिंग इन इंडिया, बायो
बायोडाइवर्सिटी और हॉट स्पॉट, मेजर एक्सीडेंट प्लेसेज, इन सभी का चर्चा जो होगा वो हम करंट अफेयर्स में भले पढ़ते हैं, लेकिन ये ज्योग्राफी का ही पार्ट है और ये ज्योग्राफी के द्वारा हम करंट अफेयर्स को पढ़ते हैं। यानी ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो आपको ये भी पढ़ना जरूरी होगा, यानी एक ज्योग्राफी पढ़ने से आपका करंट अफेयर, या ये हम दूसरे तरीके से करते हैं कि ज्योग्राफिकल बेस्ड करंट अफेयर्स पढ़ने से आपके ज्योग्राफी का एक मेजर सेक्शन भी कंप्लीट हो रहा है। अब होता है डिस्प्यूट्स जो होते हैं, डिस्प्यूट चार तरह के होते हैं, वो आप देखोगे कि वो डिस्प्यूट जो होते हैं पोजिशनल डिस्ट्रीब्यूट और टेरिस्ट्रियल डिस्ट्रीब्यूट, कल्चरल डिस्ट्रीब्यूट और रिसोर्स डिस्प्यूट। तो विवाद चार तरह के हैं। एक स्थिति पोजिशनल होता है, पोजिशनल पोजीशन को लेके, और टेरिटोरियल डिस्प्यूट का मतलब आप देखो कि दुनिया में जितने भी टेरिटोरियल है, जैसे भारत चाइना के बीच में जो मैकमोहन लाइन को लेके डूरंड लाइन, उसके बाद सर क्रिक, या फिर आपका आप देखोगे कि रेड क्लिफ, इन सारी चीजों के कल्चरल मल्टी डायमेंशनल, आप देखोगे कि मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज के साथ कल्चरल डिस्प्यूटेज हैं, ये अपनी संस्कृति को लेकर और रिसोर्स बेसी संसाधन को लेके। तो ये जितने भी डिस्प्यूट्स जो होते हैं ये चार तरह के डिस्प्यूट का ही स्टडी करते हैं, और इसी पूरे आप देखो कि दुनिया में जितने भी डिस्प्यूट होंगे इसी चार में से होंगे। और यही नहीं, डिजास्टर्स जो होते हैं इन छह टाइप्स के होते हैं, जो जियोफिजिकल होता है, हाइड्रोलॉजिकल होता है, मेट्रोलॉजिकल होता है, क्लाइमेटोलॉजिकल होता है, बायोलॉजिकल होता है, या मैनमेड होता है। यानी कि छह प्रकार की आपदाएं होती हैं। ये भूभौतिकी हो सकती है, जल विज्ञान संबंधित हो सकती है, और जल विज्ञान संबंधित हो सकती है, मौसम विज्ञान हो सकती है, जलवायु जैविक, और मैनमेड यानी ह्यूमन के द्वारा जो बनाया गया होता है इसी। तो डिजास्टर्स जो होते हैं इतने, और ये आप डिजास्टर में भले पढ़ते हैं लेकिन ज्योग्राफी का ही पार्ट है, जो कि हम जियोफिजिकल और हाइड्रोलॉजिकल या मेट्रोलॉजिकल क्लाइमेटोलॉजिकल या बायोलॉजिकल या मैनमेड, ये सभी का स्टडी हम लोग क्या करते हैं कि ज्योग्राफी में करते हैं। अब होता है डिजास्टर मैनेजमेंट। डिजास्टर मैनेजमेंट, अभी आपने देखा कि डिजास्टर के कौन कौन से कंपोनेंट्स होते हैं, और यह डिजास्टर इज ए पार्ट ऑफ द ज्योग्राफी, और ये ज्योग्राफी का ही पार्ट होता है डिजास्टर। लेकिन एक सिविल सर्वेंट से उम्मीद किया जाता है कि इस डिजास्टर को किस तरीके से कंट्रोल किया जा सकता है। तो डिजास्टर मैनेजमेंट कंट्रोल बाय स्टेट, और स्टेट में क्या होते हो, आप होते हो, और आप होने का मतलब सिविल सर्वेंट होता है, और सिविल सर्वेंट होने का मतलब होता है कि उस डिजास्टर को किस तरीके से मैनेज करना है। तो फेजेज ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, रिस्क रिडक्शन, ये रिस्पॉन्स, रिकवरी, नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट एक्ट, ये नेशनल डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ डिजास्टर मैनेजमेंट, नेशनल डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, स्टेट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी, और डिस्ट्रिक्ट डिजास्टर मैनेजमेंट अथॉरिटी। यही ये डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट जो डिजास्टर्स मैनेजमेंट अथॉरिटी होते हैं उसमें आईएएस ऑफिसर होता है। तो आपको जानना होगा कि डिजास्टर क्या है और डिजास्टर के कंपोनेंट्स क्या होते हैं, डिजास्टर आता क्यों है, डिजास्टर को किस तरीके से मैनेज किया जा सकता है, और डिजास्टर को मैनेज करने के लिए इतनी प्रक्रिया है, और इस प्रक्रिया में एक सिविल सर्वेंट ही कहीं ना किसी रूप में काम करता है, इसलिए आपको जानना बहुत जरूरी होता है, और ये ज्योग्राफी के बिना संभव नहीं है। इसलिए अगर डिजास्टर पढ़ना है तो आपको ज्योग्राफी पढ़ना बहुत जरूरी है। ज्योग्राफी वर्सेज इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी। इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी इज ए ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी। आप देखिए, एटमॉस्फेयर, इकोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर और बायोस्फेयर। और ध्यान देना कि ये जो कंबाइंड फॉर्म ऑफ द, आप देख रहे हैं कि हाइड्रोस्फेयर, लिथोस्फेयर, एटमॉस्फेयर, उसी के बाद इकोस्फेयर या बायोस्फेयर जो हम लोग कहते हैं, इसी में ह्यूमन हैबिटाट और ह्यूमन का डेवलपमेंट होता है। तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी पढ़ना ये ज्योग्राफी का ही एक ब्रांच है। आप ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी का भी स्टडी हो जाता है। इसके लिए अलग से पढ़ने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ज्योग्राफी का ही एक ब्रांच है। ज्योग्राफी और इंटरनल सिक्योरिटी। इंटरनल सिक्योरिटी जो होता है, आंतरिक सुरक्षा जो होता है, वो बेसिकली इंटरनल सिक्योरिटी इज द एक्ट ऑफ कीपिंग विद इन बॉर्डर and sovereign state other self-governing territories generally
by upholding national law and defending against the internal security threats. आपको आंतरिक, अगर हम बात करें कि आंतरिक सुरक्षा एक संप्रभु राज्य या अन्य स्वशासित प्रदेशों की सीमाओं के भीतर शांति बनाए रखने का कार्य है। आमतौर पर राष्ट्रीय कानून बनाए रखने और आंतरिक सुरक्षा खतरों के खिलाफ बचाव के द्वारा किया जा सकता है। यह बचाव तभी किया जा सकता है जब उसकी बॉर्डर और टेरिटरी और उसकी जियोमॉर्फोलॉजी को आप बहुत अच्छे तरीके से आप समझ पाएंगे और समझेंगे और जानेंगे और जानते हैं। तभी उन सभी चीजों को पॉजिटिवली आप समझ पाएंगे और तभी वहां के लिए आप प्लानिंग, स्ट्रेटजी और वेलफेयर प्रोग्राम्स आप इंप्लीमेंट और एग्जीक्यूट कर सकते हैं। जैसे अगर हम एग्जांपल के तौर पे लें एक्सट्रीमिज्म, लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म, यानी एक्सट्रीमिज्म जो है अतिवाद या वामपंथी उग्रवाद जो है एक निश्चित एरिया में है और वो ज्योग्राफिकल फेनोमेना को डिफाइन करता है। नक्सलिज्म, जहां मिनरल्स वहां नक्सलिज्म, वहां लेफ्ट विंग एक्सट्रीमिज्म होगा, क्योंकि जहां मिनरल्स हैं, अगर इंडिया के रेफरेंस में देखें कि जहां जहां मिनरल्स होंगे वहां इस तरह की चीजें जो हमारे नक्सलिज्म, एक्सट्रीमिज्म, इस तरह की चीजें हमें देखने को मिलेगा ही। उसका एक अच्छा एग्जांपल हम लोग लेते हैं नक्सलिज्म, छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ में आप देख सकते हैं कि छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो सदर्न पार्ट ऑफ द छत्तीसगढ़ जो बस्तर वाला रीजन है उसमें आपको पता भी होगा कि आयरन और मल्टी डायमेंशनल वहां मिनरल्स पाए जाते हैं और जहां मिनरल्स होंगे वहां नक्सलिज्म भी होगा। स्पेशल केस अगर देखते हैं तो जम्मू एंड कश्मीर, असम, बोडो, मिजोरम, मेघालय, मणिपुर जो इशू है उनके ज्योग्राफिकल फीचर्स में है और इस ज्योग्राफिकल फीचर को जाने हुए अपनी इंटरनल सिक्योरिटी को बहुत अच्छा नहीं कर सकते हैं। इसलिए सिक्योरिटी चैलेंजेस एंड मैनेजमेंट इन बॉर्डर एरिया, और बॉर्डर एरिया हम जब तक परिभाषित ज्योग्राफी के द्वारा नहीं कर पाएंगे तब तक टेररिज्म भी उसी का ही एक पार्ट है, इंटरनल सिक्योरिटी का। और ये आप देखेंगे कि टेररिज्म एक स्पेशल रीजन में ही होता है जो कहीं ना कहीं ज्योग्राफी के द्वारा प्रभावित भी होता है और वो उसका स्प्रेड भी फैलता भी है। और इसके अलावा अन्य इंटरनल सिक्योरिटी के अंतर्गत जो अन्य चीजों को होता है वो ज्योग्राफी बेस पे जो भी चीजें होते हैं हम उसी का पार्ट में स्टडी करते हैं। अब है ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी। ज्योग्राफी और साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप देखोगे कि ज्योग्राफी इज द सबसेट ऑफ द अर्थ साइंस, वन ऑफ द नेचुरल साइंस एलोंग विद केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इटीसी। कहने का मतलब होता है कि भूगोल पृथ्वी विज्ञान का एक उपसमूह है। रसायन विज्ञान, जीव विज्ञान आदि के साथ प्राकृतिक विज्ञान में से एक है। ज्योग्राफी इज द स्टडी ऑफ फिजिकल फीचर ऑफ अर्थ एंड इट्स एटमॉस्फेयर and of the human activities as affect and affected by the including and distribution of population and resources। भूगोल पृथ्वी और उसके वातावरण की भौतिक विशेषताओं का अध्ययन है, मानव गतिविधि के रूप में यह प्रभावित करता है और इनसे प्रभावित तो होता है और इसमें शामिल है आबादी और संसाधनों का वितरण। ज्योग्राफी इज मदर ऑफ ऑल साइंस। भूगोल सभी विज्ञानों की जननी है। अब क्यों जननी है? क्योंकि अभी तक आपने देखा कि ज्योग्राफी में हम सभी विज्ञान पढ़ते हैं, चाहे वो फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे जूलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे साइंस एंड टेक्नोलॉजी हो, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी हो, ये इन सभी चीजों को स्टडी करते हैं। अब हमारा जो टॉपिक है कि साइंस एंड टेक्नोलॉजी, और आपको पता है स्पेस टेक्नोलॉजी। स्पेस टेक्नोलॉजी में कोई भी सैटेलाइट कब कहां से लॉन्च करना है यह ज्योग्राफिकल फीचर्स के अकॉर्डिंग डिफाइन किया जाता है और जिस प्रदेश का, यानी जिस प्रदेश या जिस देश का ज्योग्राफिकल फीचर नियरेस्ट आप इक्वेटर,
वो जो होता है स्पेस टेक्नोलॉजी में एक बहुत बड़ा रोल प्ले कर सकता है। इसीलिए इसरो का जो आज की भूमिका पूरे ग्लोबल लेवल पे अगर देखा जाए तो आने वाले दिनों में स्पेस टेक्नोलॉजी में भारत का एक बहुत बड़ा योगदान होगा। और यह जो स्पेशल जो रीजन है इसका ज्योग्राफिकल लोकेशन के वजह से ऐसा होगा। बायोटेक्नोलॉजी बायोटेक्नोलॉजी विभिन्न तरह के फ्लोरा और फोना होते हैं जो आप समझ सकते हैं कि यह टेक्नोलॉजी विदाउट ज्योग्राफी के आप संभव नहीं है। एनर्जी एनर्जी में रिन्यूएबल और नॉन रिन्यूएबल सोर्स ज्योग्राफी के द्वारा परिभाषित होता है। और इसके बाद इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और डिफेंस टेक्नोलॉजी एंड कंपोजिशन ऑफ एटमॉस्फेयर पढ़ते हैं और जो हमारी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में एक मेजर रोल प्ले करता है। इसलिए इंफॉर्मेशन और डिफेंस टेक्नोलॉजी में ज्योग्राफी का कंट्रीब्यूशन बहुत बड़ा होगा। इसलिए अगर कोई भी साइंटिस्ट है, अगर विदाउट ज्योग्राफी वो सारी चीजों को कुछ भी नहीं किया जा सकता है, या किसी भी तकनीकी का विकास अगर करना है तो विदाउट ज्योग्राफी जाने आप उसका विकास और विकसित करना मुश्किल है। ज्योग्राफी और सोशल इश्यूज। सोशल इश्यूज का मतलब यही होता है कि समाज में जो इशू है, सामाजिक जो मुद्दे उसके, तो सोशल इशूज इज द पार्ट ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी। सोशल इशूज का जो भी पार्ट होता है, बेरोजगारी की बात करते हैं, गरीबी की बात करते हैं, या बहुत तेजी से वृद्धि जो पॉपुलेशन होती है, या शहरीकरण की बात करते हैं, या अशिक्षा की बात करते हैं, या अंधविश्वास की बात करते हैं, या लिंग आधारित भेदभाव करते हैं, या कास्ट आधारित भेदभाव करते हैं, या रिलीजन पर भेदभाव करते हैं, या रीजनलिज्म पे आप जो क्षेत्रीयता के आधार पर करते हैं, इन सभी का स्टडी हम ह्यूमन ज्योग्राफी पे करते हैं। यानी ह्यूमन ज्योग्राफी को आपने अच्छे से पढ़ लिया तो आपका सोशल इशू बहुत अच्छे तरीके से ज्योग्राफिकल अप्रोच के साथ साथ मल्टी डायमेंशनल अप्रोच भी डेवलप होगा, जो हमारे लिए प्लान करना एक बेहद जरूरी होता है और इसको बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं। ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, कि ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स में हम इकोनॉमिक ज्योग्राफी इज द पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। इकोनॉमी ज्योग्राफी जो होता है वो ज्योग्राफी का है। जैसे नेशनल इनकम की बात करते हैं, प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शियरी सेक्टर। और नेशनल इनकम का ही मतलब ही होता है कि प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी क्वार्टरनरी का जो योगदान है, यानी कि किसी फाइनेंशियल ईयर में और किसी निश्चित भूभाग पर यानी भारत के टेरिटरी में किसी भी ऑब्जेक्ट का जो फाइनल प्राइस होता है, फाइनल कॉस्ट प्राइस होता है, उसकी वैल्यू और यहाँ के टोटल पॉपुलेशन से जब डिवाइड करते हैं तो हमारा नेशनल इनकम होता है। और वह नेशनल इनकम प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शियरी सेक्टर पे ही डिफाइंड होता है। और प्राइमरी और सेकेंडरी टर्शियरी जो इंडस्ट्री होती है या इसके सेक्टर्स होते हैं वो पूरी तरीके से ज्योग्राफी पे होते हैं। जैसे क्रॉप, जैसे मेजर क्रॉप के विषय में पैटर्न ऑफ वेरियस पार्ट ऑफ द कंट्री, डिफरेंट टाइप ऑफ इरिगेशन सिस्टम, स्टोरेज, ट्रांसपोर्टेशन, मार्केटिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन इशू, रिलेटेड कंट्री, यही टेक्नोलॉजी, एड ऑफ द फार्मर्स, ये सभी चीजों का स्टडी जो होता है। मेजर क्रॉप का मतलब होता है प्रमुख फसलें, देश के विभिन्न भागों में फसलों का पैटर्न, सिंचाई और सिंचाई प्रणाली के विभिन्न प्रकार, भंडारण, परिवहन और कृषि उत्पाद और मुद्दों जैसे संबंधित बाधाओं, विपणन संबंधित बाधाओं, किसानों की सहायता में ई प्रौद्योगिकी, इस सभी का ज्योग्राफी के द्वारा ही स्टडी किया करते हैं। फूड प्रोसेसिंग एंड रिलेटेड इंडस्ट्री स्कोप, सिग्निफिकेंट लोकेशन ऑफ स्ट्रीम, डाउन स्ट्रीम रिक्वायर्ड, सप्लाई चेन मैनेजमेंट, खाद्य, भारत में खाद्य पर प्रसंस्करण और संबंधित उद्योग का स्कोप और उसका महत्व स्थान, उसके अप एंड डाउन स्ट्रीम किस तरीके से, और किस तरीके से आपूर्ति श्रृंखला प्रबंधन किस तरीके से ये
किया जा सकता है। लैंड रिफॉर्म इन इंडिया, किस तरीके से लैंड को रिफॉर्म किया जाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर जैसे एनर्जी, पोर्ट, रोड्स, एयरपोर्ट, रेलवेज एंड डीटीसी, ये इंफ्रास्ट्रक्चर जो ज्योग्राफी के द्वारा ही परिभाषित होता है और ज्योग्राफी का ही एक पार्ट होता है। इसलिए अगर ज्योग्राफी आप स्टडी करते हैं तो उसमें इकोनॉमी का, या इकोनॉमी आप जब स्टडी करते हैं तो ज्योग्राफी का मैक्सिमम चीजें स्टडी होता है। अब पॉलिटिकल साइंस की बात करते हैं तो कहा जाता है कि पॉलिटिकल साइंस इज ए पार्ट ऑफ ज्योग्राफी। शुरू वाले पीपीटी में ये बताए थे कि पॉलिटिकल ज्योग्राफी ए ब्रांच ऑफ ज्योग्राफी दैट डील्स ह्यूमन गवर्नमेंट, द बाउंड्रीज एंड सब डिवीजन पॉलिटिकल यूनिट, नेशन आर स्टेट। राजनैतिक, यानी राजनैतिक विज्ञान भूगोल का एक हिस्सा है। राजनैतिक भूगोल भूगोल की एक हिस्सा जो मानव सरकारों, राजनैतिक इकाइयों की सीमाओं और उप विभागों, राष्ट्रों और राज्यों के रूप से संबंधित है, जिसमें मुख्य रूप से भू राजनैतिक चीजों को स्टडी करते हैं और हृदय स्थल सिद्धांत की बात करते हैं या केंद्रीय स्थान सिद्धांत की बात करते हैं। और आपको पता भी होगा कि फर्स्ट वर्ल्ड वार और सेकेंड वर्ल्ड वार ये हर्टलैंड थ्योरी और जियोपॉलिटिक्स की वजह से हुआ था। और जियोपॉलिटिक्स भारत में आज आप देख सकते हैं कि भारत में इंटरनेशनल रिलेशनशिप हमारे मैक्सिमम जो डेवलप्ड कंट्री है भारत के साथ अच्छे संबंध क्यों है? क्योंकि भारत का जो ज्योग्राफिकल फीचर है जियो पॉलिटिक्स से पूरे इंडिया सब कॉन्टिनेंट और पूरे एशिया को मैनेज कर सकता है, इसलिए जियो पॉलिटिक्स इसमें मेजर कंट्रीब्यूट कर रहा है। इसलिए ये ज्योग्राफी का एक मेजर रोल प्ले करेगा पॉलिटिकल साइंस में। इसलिए अगर पॉलिटिकल साइंस आपको अच्छे तरीके से जानना है तो आपको ज्योग्राफी भी जानना बहुत जरूरी है। अब ज्योग्राफी और इंटरनेशनल रिलेशनशिप। इंटरनेशनल रिलेशनशिप जानने के लिए पहले तो आपको जानना होगा ज्योग्राफिकल फीचर ऑफ कंट्री, कॉन्टिनेंट, रीजनलिज्म ऑफ वर्ल्ड पॉलिटिक्स, ईयू, एशियन, अपेक, सार्क, नाफ्टा और इंडिया, साउथ एशिया, रीजनल कोऑपरेशन, सार्क, परफॉर्मेंस प्रोजेक्ट एशिया, ट्रेड, India look at policy, mediate regional cooperation, dispute, legal, across boundary, migration, ethnic conflict, insurgency, boundary dispute, India and global south relation and Africa, Latin America, leadership role of ये WTO negotiation, India global center power, USA, US, Japan, China and Russia, India, UN system, role in UN peacekeeping, demand for permanent seat of Security Council, India nuclear question or changing perspective of policy, recent development, India foreign policy, India position of recent crisis, Afghanistan, Iraq, West Asia, growing relation with US, Israel and vision of new world order। कहने का विश्व राजनीति क्षेत्रीकरण में ईयू, एशियन, अपेक्स, सार्क, नाफ्टा, भारत और दक्षिण एशिया, क्षेत्रीय सहयोग, सार्क और पिछला भविष्य की संभावनाएं। ये दक्षिण एशिया एक मुक्त व्यापार क्षेत्र के रूप में, भारत की पूर्व की ओर देखी राजनीति, क्षेत्रीय सहयोग के प्रभाव, नदी जल विवाद, अवैध सीमा पार प्रवास, जातीय संघर्ष, विद्रोह, सीमा विवाद, भारत और वैश्विक दक्षिण अफ्रीका, लैटिन अमेरिका के साथ संबंध, एनईओ और डब्ल्यूटीओ के वार्ता के लिए मांग और नेतृत्व की भूमिका, भारत और विश्व वैश्विक शक्ति केंद्र, संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोपियन संघ, जापान, चीन और रूस, भारत और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली, संयुक्त राष्ट्र शांति में भूमिका, सुरक्षा परिषद में अस्थायी सीट की मांग, भारत और परमाणु प्रश्न, बदलती अवधारणाएं और नीतियां, भारतीय विदेश नीति के हालिया घटनाक्रम, अफगानिस्तान, इराक, पश्चिमी एशिया, हाल के संकट पर भारत की स्थिति, अमेरिका और इजराइल के साथ बढ़ते संबंध, नई विश्व व्यवस्था की दृष्टि। और इसमें यह भी कहा जा सकता है कि ये सारी चीजों को स्टडी विदाउट ज्योग्राफी आप नहीं कर सकते हैं। जैसे लुक इट पॉलिसी, अब लुक ईस्ट पॉलिसी जो है
और लुक एक्ट पॉलिसी की अगर हम बात करते हैं तो ये हमें जानना होगा कि ईस्ट वाले साउथ ईस्ट एशिया में कौन कौन से देश है, उसके ज्योग्राफिकल फीचर्स क्या हैं और किस तरीके से उनके संबंध हैं, और हमारे साथ उनमें उनमें मिनरल रिसोर्स किस तरीके से पाए जा सकते हैं, उससे बायलैटरल रिलेशंस किस तरीके से हम कर सकते हैं, और जिस तरीके से अफगानिस्तान, इराक, वेस्ट एशिया और इसराइल के और यूएसए के साथ या मल्टी डायमेंशनल या मल्टी ग्रुपिज्म के साथ हमारे जो रिलेशनशिप है, ये बिना ज्योग्राफी समझे जाने आप चीजों को समझ नहीं पाएंगे और उसके अनुसार आप कोई रिलेशनशिप या किसी अदर तरह की प्लानिंग और स्ट्रेटजी आप नहीं कर सकते हैं। और यही नहीं, स्ट्रेटजिक अगर प्लानिंग भी करनी है तो वहां के ज्योग्राफिकल फीचर जानना बहुत जरूरी होता है। अब होता है ज्योग्राफी और हिस्ट्री। ज्योग्राफी, हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी आर वेरी क्लोज रिलेटेड। कहा जाता है कि इतिहास और भूगोल में बहुत निकट संबंधी है। ज्योग्राफी इज द एरियल साइंस एंड डील विद द लैंड, ओशियन, एटमॉस्फेयर, पीपल, कल्चरल, अर्थ फेनोमेना एंड रेफरेंस ऑफ स्पेस टाइम। यानी भूगोल वह क्षेत्र विज्ञान है जो अंतरिक्ष और समय के संदर्भ में भूमि, महासागरों, वायु मंडल, लोक संस्कृति और पृथ्वी की घटनाओं से संबंधित है। इतिहास, हिस्ट्री इज द स्टडी ऑफ पास्ट विथ हेल्प ऑफ रिटन डॉक्यूमेंट्स। और इन्हीं ज्योग्राफी पे ही इतिहास का विकास हुआ है और इतिहास लिखित दस्तावेज की मदद से अतीत का अध्ययन करता है। इतिहास लिखित दस्तावेज की मदद से अतीत का अध्ययन है, यानी अतीत का अध्ययन उसी ज्योग्राफी के द्वारा परिभाषित किया जाता है। और ज्योग्राफी इज द इम्पोर्टेंट हिस्ट्री बिकॉज इट कैन समटाइम एक्सप्लेन हिस्टोरिकल इवेंट और पुट देम इन कंस्टेंट मार्क्स, ये मेक्स देम मोर अंडरस्टैंडेबल। ज्योग्राफी इंक्लूड द स्टडी ऑफ एनवायरमेंट एंड हिस्ट्री फोकस्ड ओनली ऑन पीपल। ध्यान देना, ज्योग्राफी इतिहास के लिए महत्वपूर्ण है क्योंकि यह कभी कभी ऐतिहासिक घटनाओं की व्याख्या कर सकता है या उन्हें ऐसे संदर्भ में रख सकता है जिन्हें अधिक समझाने योग्य बनाता है। भूगोल में पर्यावरण का अध्ययन शामिल है जबकि इतिहास में केवल लोगों पर केंद्रित होता है। और आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर आप देखेंगे तो ज्योग्राफी हिस्ट्री में एक क्वेश्चन पूछा गया था कि पानीपत में अभी तक इतने युद्ध होने का क्या कारण था। तो आपको मैं बता दूं कि उसमें ज्योग्राफिकल प्रोस्पेक्टिव से अगर इसका आंसर का अगर स्टडी किया जाए और लिखा जाए तो आपको द बेस्ट आंसर होगा। इसलिए ज्योग्राफी को विदाउट हिस्ट्री को विदाउट ज्योग्राफी आप नहीं समझ सकते हैं, क्योंकि हिस्ट्री स्टडी करता है किसका, कब का, तो ज्योग्राफी स्टडी करता है कहाँ का, वेयर का। इसलिए एक दूसरे के साथ ये बहुत अच्छे रिलेशंस में है। इसलिए ज्योग्राफी के बिना हिस्ट्री नहीं समझा जा सकता है और हिस्ट्री के बिना ज्योग्राफी नहीं समझा जा सकता है। इसीलिए हिस्ट्री का ही एक पार्ट है वर्ल्ड ज्योग्राफी। उसमें अगर रिनेसा आया तो रिनेसा एक पर्टिकुलर रीजन में ही हुआ और उस रीजन में ज्योग्राफिकल फीचर ऐसे थे जहां रिनेसा करने पे मजबूर कर दिया। और मॉडर्न जो पॉलिटिक्स है या पॉलिसीज बनाने का काम जो होता है उसी विशेष रीजन में हुआ जहां ज्योग्राफी परिभाषित, इंडस्ट्रियलाइजेशन पूरी तरीके से ज्योग्राफी पर परिभाषित है। और आपको बता दूं कि इंडस्ट्रियलाइजेशन मिनरल बेस्ड होता है और मिनरल जो होता है स्टडी और लोकेशन ऑफ इंडस्ट्री का जो हम लोग क्लासिफिकेशंस करते हैं वो ज्योग्राफी में करते हैं। और ये बिना ज्योग्राफी में इंडस्ट्रियलाइजेशन नहीं हुआ। और कहा जाता है कि मिड 19th सेंचुरी में जो रिनेशा हुआ और उसमें इंडस्ट्रियलाइजेशन जो प्रक्रिया जब शुरू हुई तो उसमें क्या हुआ कि नेशन सिस्टम डेवलप हुआ और उसी नेशन सिस्टम के पार्ट जो थे इंपेरियलिज्म और कॉलोनिज्म। और उसी के साथ क्या हो गया कि एक रेवोल्यूशन आया और एक उसी को काउंटर रेवोल्यूशन हुआ और इसी के फलस्वरूप दो वर्ल्ड वार हुए, फर्स्ट वर्ल्ड वार। उसके बाद फर्स्ट वर्ल्ड वार के बाद
हमारे यहाँ किस तरीके से चेंजेज हुआ, लिबरलाइजेशन या लिबरेशन फ्रॉम कॉलोनियल रूल किस तरीके से यह काम किया, यूनिफिकेशन ऑफ यूरोप किस तरीके से काम किया, या डिसइंटीग्रेशन ऑफ सोवियत यूनियन, राइज ऑफ द यूनिपोलर वर्ल्ड। ये जो आप पूरी तरीके से वर्ल्ड हिस्ट्री को आप परिभाषित करेंगे विदाउट ज्योग्राफी, आप मैप देखे बिना आप किसी भी देश के लोकेशन और उनके सभी सिस्टम्स को जानने के लिए ज्योग्राफी को जानना बहुत जरूरी है। इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ना होगा तो ज्योग्राफी के खास कर देश और किस कॉन्टिनेंट में है और किस तरीके से ज्योग्राफिकल फीचर्स हैं ये जानना बहुत जरूरी है। तभी आप वर्ल्ड हिस्ट्री के जो कंटेम्प्रोरी इशूज जो उस समय के थे उसके द्वारा परिभाषित, परिमार्जित और मॉडिफिकेशन में एक मेजर रोल प्ले किया था और उसी के आधार पर वर्ल्ड हिस्ट्री को बाई मतलब कि मल्टी डायमेंशनल स्टडी भी कर सकते हैं और उसका इम्पैक्ट और उसका रिवोल्यूशन हम बहुत अच्छे तरीके से जान सकते हैं। अब होता है कि ज्योग्राफी और इथिक्स एंड इंटीग्रिटी। इथिक्स एंड इंटीग्रिटी की अगर हम बात करें तो आपको पता भी होगा कि इथिक्स इज द सिस्टम ऑफ मोरल डिसिप्लिन। इथिक्स इन कंसर्न with what is good for individual and society, also described as a moral philosophy. The term is derived from the Greek word ethos, which can mean custom, habit, character or disposition. कहने का मतलब होता है कि नैतिकता नैतिक सिद्धांतों की एक प्रणाली है। नैतिकता का संबंध व्यक्तियों और समाज के लिए अच्छा है और इसे नैतिक दर्शन भी कहा जाता है। यह एक ग्रीक शब्द एथोस से लिया गया है जिसका अर्थ होता है रिवाज, आदत, चरित्र या स्वभाव हो सकता है। और आपको मैं बता दूं कि कस्टम्स, हैबिट, कैरेक्टर ये जितनी भी चीजें होती हैं ये ज्योग्राफी के अनुसार परिभाषित होता है। आप देख सकते हैं कि पूरे पूरे वर्ल्ड में इंपेरियलिज्म का कंसेप्ट यूरोप में ही क्यों आया, क्योंकि वहां की ज्योग्राफी थी वैसी थी। और यूरोप में खासकर यूके ही पूरे वर्ल्ड में जो इंपायर खड़ा किया उसमें ऐसी क्या कंडीशन थी, तो ये ज्योग्राफी के आधार पर परिभाषित किया जाता है। और यही नहीं, अगर हम इस्लाम के ओरिजिन एक डेजर्ट में हुए और डेजर्ट में होने के साथ साथ उनकी साइकोलॉजी और अदर एक्टिविटीज का अगर स्टडी किया जाए ह्यूमन का, तो इससे साफ जाहिर होता है कि ज्योग्राफी का एक मेजर रोल हमारे इथिक्स पे होता है और हमारी इंटीग्रिटी पे भी होता है। द बेस्ट डेफिनेशन ऑफ इथिक्स अ सिस्टम ऑफ मोरल प्रिंसिपल परसेप्शंस अबाउट राइट वर्सेस रॉन्ग। कहा जाता है, आपको पता भी होगा कि नैतिकता की सबसे अच्छी परिभाषा है सही बनाम गलत के बारे में। नैतिक सिद्धांतों और धारणाओं की एक प्रणाली है। इथिक्स और ह्यूमन इंटरफेरेंस, ये क्या होता है कि ह्यूमन इंटरफेरेंस को इथिक्स किस तरीके से प्रभावित करता है और ह्यूमन वैल्यूज को भी किस तरीके से प्रभावित करता है, ये जो है परिभाषा हमारे ज्योग्राफी के अनुसार होता है। और कुछ केस स्टडी जो इन्वायरमेंटल एंड इकोलॉजी और डिजास्टर रिलेटेड जो केस स्टडी है बेसिकली ज्योग्राफी पे ही स्टडी हम लोग करते हैं। इसके अलावा और भी चीजें होती हैं जो ज्योग्राफी में हम इथिक्स एंड इंटीग्रिटी को स्टडी करते हैं। अब हमारा है ज्योग्राफी वर्सेस एसे। तो एसे क्या होता है? एसे इज अ शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग, ध्यान देना, एक शॉर्ट पीस ऑफ राइटिंग दैट एक्सप्रेसेस इंफॉर्मेशन एज वेल एज द राइटर ओपिनियन। निबंध लेखन का एक छोटा सा टुकड़ा है जो जानकारी के साथ साथ लेखक की राय भी व्यक्त करता है।
इससे ये प्रमाणित होता है कि सिविल सर्वेंट बनने के लिए, खासकर यूपीएससी के मानकों को तय करने के लिए जो एस्से राइटिंग होता है उसमें आपका ओपिनियन जाना जाता है। यानी आपका ओपिनियन जानने का मतलब ये होता है कि आप किसी प्रॉब्लम को या किसी चीज को कितने अच्छे तरीके से आप प्रदर्शित कर सकते हैं और अपने राय को व्यक्त कर सकते हैं, और उस राय में अपना क्या सुझाव हो सकता है, अगर समस्या है तो समाधान क्या हो सकता है, और समाधान के कौन कौन से सुझाव को पॉजिटिवली प्रॉपरली इंप्लीमेंट किया जा सकता है। इन सभी का आधार ज्योग्राफी के आधार पर भी डिफाइन किया जाता है। तो कहा जाता है कि चार प्रकार के हिस्से होते हैं। एक को हम लोग कहते हैं एक्सपोजिटरी ऐसे, डिस्क्रिप्टिव ऐसे वर्णनात्मक, एक होता है नरेटिव ऐसे कथा निबंध, और एक होते हैं आर्गुमेंटिव ऐसे। ये जो होते हैं ये इतने तरह के ऐसे होते हैं। तो उस ऐसे में भी कुछ टॉपिक जो होते हैं, जो आपको पता भी होगा कि हमारे ऐसे में, अगर हम बात करें ऐसे में, आपको दो ऐसे लिखने होते हैं। 1250 वर्ड का एक और 1250 वर्ड का एक होता है। ये सेक्शन ए है और सेक्शन बी है। सेक्शन ए से जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप देखोगे, या तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, ए इकोनॉमिकल रिलेटेड, फिलोसफिकल, सोशल इशूज और पॉलिटिकल और अदर्स में भी। तो ऐसे के जो टॉपिक होते हैं, इतने टॉपिक होते थे। एक इन्वायरमेंटल ज्योग्राफिकल या डिजास्टर जो होता है वो आपका क्या होता है कि सेक्शन ए से पूछा जाता है। तो अगर ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो ज्योग्राफी रिलेटेड जो ऐसे का पैटर्न जो होगा उसको बहुत अच्छे तरीके से आप एक फॉर्मेशन कर सकते हैं, उसका फॉर्मेट तैयार कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से आप लिख सकते हैं। और ध्यान देना, इससे आपके सिलेक्शन में एक मेजर रोल प्ले करता है, क्योंकि ऐसे ही सब्जेक्ट है एक ऐसा सब्जेक्ट है जहां सिलेक्शन में मेजर डिफरेंसेस होते हैं। एक ऐसे में एक स्टूडेंट जहां 160 मार्क्स पाता है, वहीं एक स्टूडेंट 60 मार्क्स भी पाता है। तो सिलेक्शन में आप देखोगे कि इनके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 100 मार्क्स का हो गया। इसलिए इससे एक मेजर रोल प्ले करेगा। और यह अगर ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से आप स्टडी करते हैं तो इससे में भी आपको हेल्प करेगा, और हेल्प ही नहीं करेगा, 150 मार्क के प्रबल दावेदार भी आप हो सकते हैं। इसलिए इससे में भी मेजर रोल ज्योग्राफी का है। तो ज्योग्राफी से आप ऐसे को भी बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं। और इसी के आधार पर आप देखेंगे ज्योग्राफी यूजेज एज, ज्योग्राफी को किस तरीके से, ज्योग्राफी इज द सब्जेक्ट विदाउट विच देयर कैन बी नो सब्जेक्ट, नोइंग सब्जेक्ट एवरी इंपॉर्टेंट एंड एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर। भूगोल एक ऐसा विषय है जिसके बिना कोई विषय नहीं हो सकता या नहीं समझा जा सकता। इसलिए भूगोल जानना एक प्रशासनिक अधिकारी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। नो प्लान एंड पॉलिसी कैन बी इम्प्लीमेंटेड इन एनी ए विदाउट ज्योग्राफी। बिना भूगोल के किसी भी योजना और नीतियों को किसी भी तरह से लागू नहीं किया जा सकता। नो डिसीजन कैन बी टेकन विदाउट ज्योग्राफी। भूगोल के बिना कोई निर्णय नहीं किया जा सकता है, क्योंकि अगर किसी भी तरह का प्लानिंग या कोई भी डिसीजंस लेना होता है उसमें ज्योग्राफी डायरेक्ट और इनडायरेक्ट वे में कहीं ना कहीं इन्वॉल्व होता ही है। Political science and international relation are described by geography. Political science और international relations पूरी तरीके से ज्योग्राफी के द्वारा परिभाषित किया जाता है। इकोनॉमिक्स भी ज्योग्राफी के, डिजास्टर मैनेजमेंट, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, साइंस एंड टेक्नोलॉजी, एग्रीकल्चर, ये ज्योग्राफी के ही एक पार्ट के रूप में परिभाषित हो सकता है। और यही नहीं, प्री और मेंस बेस पे इसका कंट्रीब्यूशन ज्यादा है। इवन द यूपीएससी पर्सनालिटी टेस्ट ज्योग्राफी विल बी हेल्पफुल एज द board can ask question on the local geography of a candidate hometown like soil, vegetation, minerals and other
आप समझ सकते हैं कि पर्सनालिटी टेस्ट जो इंटरव्यू होगा तो बोर्ड भी आपके लोकल ज्योग्राफी के विषय में भी पूछ सकता है। इसलिए ज्योग्राफी केवल एक सब्जेक्ट नहीं है, ज्योग्राफी एक सिलेक्शन का एक वह ग्रंथ है जिसमें हमें सिलेक्शन की सभी अपॉर्चुनिटी इसमें डिफाइंड है। उसके बाद केस स्टडी में भी हम ज्योग्राफी को यूज कर सकते हैं और इसके आधार पे अदर चीजों को भी हम परिभाषित कर सकते हैं। तो इससे यह लग सकते, इससे हम लोग कह सकते हैं कि हम ज्योग्राफी के बिना किसी चीज को अच्छे तरीके से समझ नहीं सकते हैं, और ना हम किसी भी तरीके एक एडमिनिस्ट्रेटिव लाइफ के लिए और एक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए प्लानिंग और स्कीम्स इंस्टीट्यूट के लिए किसी भी तरीके से हम विदाउट ज्योग्राफी हम अपने आप को उतना अच्छे से प्रेजेंट नहीं कर पाएंगे जितना कि ज्योग्राफी के द्वारा हम सभी सब्जेक्ट के द्वारा हम सभी चीजों को बहुत अच्छे तरीके से कर सकते हैं। अब व्हाट इज द यूज ऑफ एटलस? अब ज्योग्राफी में एटलस का यूज क्या है? तो एंड एटलस इज ये कलेक्शन ऑफ मैप, इट इज typically bundle of map earth and region of earth in additional presenting geographical feature and political boundary many atlas feature and geopolitics social region and economic statistics। एटलस नक्शे का एक संग्रह मतलब मैप का एक कलेक्शन है, या आमतौर पर पृथ्वी या पृथ्वी के जो मैप का एक बंडल है, भौगोलिक विशेषताओं राजनैतिक सीमाओं को प्रस्तुत करने के अलावा कई एटलस में अक्सर भू राजनीतिक, सामाजिक, धार्मिक, आर्थिक आंकड़े भी होते हैं। दे आल्सो हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द मैप एंड प्लेस इन इट। इसका मतलब ये हुआ कि उन्हें नक्शे और उन उसमें स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है, यानी कि एटलस से उस प्लेस के विषय में हमें जानकारी भी मिलती है और उस प्लेस की सटीक और सही जानकारी हमें सुलभता के साथ। ज्योग्राफी कैन नॉट बी रीड विदाउट मैप, और ज्योग्राफी जो होता है विदाउट एटलस यानी मैप के बिना नहीं पढ़ा जा सकता है। एटलस इज ए बैकबोन ऑफ ज्योग्राफी। एटलस जो होता है वो भूगोल की रीढ़ की हड्डी है, जो आप समझ सकते हो कि इसके बिना वो पॉसिबल नहीं है। एटलस इनहेंस द एबिलिटी ऑफ थिंग्स एंड विजुअलाइज इन इंक्रीज राइटिंग एबिलिटी। कहा जाता है कि एटलस सोचने और कल्पना की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे लेखन शैली बढ़ती है। ऑल सब्जेक्ट एज ऑल सब्जेक्ट्स आर वेल अंडरस्टैंड विथ, और कहा जाता है एटलस के द्वारा सभी सब्जेक्ट को आप क्या कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। अब आपके सामने ये है कि स्टडी सोर्स ऑफ ज्योग्राफी, ज्योग्राफी के अध्ययन करने के कौन कौन से संसाधन हैं। तो आपको बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए ज्योग्राफी के लिए न्यू एनसीईआरटी क्लास 6 to 10 तक, सोशल साइंस में ज्योग्राफी आप लें, और 11th और 12th में आप ज्योग्राफी की किताबों को फुल फ्लेज स्टडी करें, क्योंकि यहीं से आपकी बेसिक कंसेप्ट होगा। और जिस दिन आपको बेसिक कंसेप्ट अगर अच्छे से हो गया तो आप समझ सकते हैं कि आप सब्जेक्ट को बहुत अच्छे तरीके से। इसके लिए ज्योग्राफी में एक ब्लैक एटलस आता है, ब्लैक ओरिएंट ब्लैक स्वान पब्लिकेशंस का होता है एटलस आता है, और ऑक्सफोर्ड का। इसमें अगर आप ओरिएंट ब्लैक स्वान जो अगर आप लेते हैं तो सबसे द बेस्ट एटलस है, जो खासकर यूपीएससी के लगभग सभी टॉपिकों को कवर कर देता है। इसलिए इसके बाद मैप इंटायर ज्योग्राफी के सिद्धार्था सर की है, तो ये भी बुक बहुत कॉम्प्रिहेंसिव है और मैप के लिए बहुत ही अच्छी बुक है। फिजिकल ज्योग्राफी सविंदर सिंह की आप बुक ले सकते हैं, या सर्टिफिकेट, ये जो सर्टिफिकेट फिजिकल और ह्यूमन ज्योग्राफी जीसी लियोन का भी ले सकते हैं, और ये बहुत इजी लैंग्वेज में दिया गया है। वैसे बाइबल ऑफ द ज्योग्राफी सविंदर सिंह की बुक जो है उसको माना जाता है। तो आपको अगर एज ए ज्योग्राफी ऑप्शनल लेना है तो सविंदर सिंह की बुक पढ़ना ही होगा। या तेजस आईएएस एकेडमी की आप क्या कर सकते हैं, स्टडी मटेरियल बुक
जो बहुत परिमार्जित और मॉडिफाइड है, अपडेटेड है, उसको आप स्टडी कर सकते हैं। ह्यूमन ज्योग्राफी के लिए आप क्या हो सकता है कि माजिद हुसैन पढ़ सकते हैं। फिजिकल ज्योग्राफी और ह्यूमन एंड इकोनॉमिकल ज्योग्राफी के लिए इंडिया के रेफरेंस में डी आर खुल्लर ले सकते हैं। इंडियन ज्योग्राफी के लिए डी आर खुल्लर और माजिद हुसैन की बुक ले सकते हैं। ये कहा जाता है इंस्टीड ऑफ रीडिंग मोर बुक लेस बुक्स शुड बी रीड मोर एंड मोर। कहा जाता है कि ध्यान से समझना कि ज्यादा किताबें पढ़ने के बजाय कम किताबें जो होती है उसको बार बार और अधिक से अधिक अगर बार पढ़ा जाए तो हमें मल्टी डायमेंशनल अप्रोच के साथ नॉलेज मिलता है, जो हमारी क्या होती है लेखन शैली के साथ हमारी अदर स्किल्स को भी डेवलप करता है। इसलिए हमें यह जरूरी है कि कम किताबों को अधिक से अधिक पढ़ा जाए। मुझे मतलब लगता है कि एनसीईआरटी और कुछ एटलस और कुछ बेसिक बुक्स आप अगर स्टडी कर लेते हैं तो फिर इसके अलावा, हाँ ध्यान देना, सिलेबस आपको देखने में बहुत बड़ा ऑप्शनल का दिखता है, लेकिन जितना बड़ा दिखता है उतना ही उसमें कम पढ़ना होता है। इसलिए लेकिन उसकी टेक्निक, उसकी स्ट्रेटजी, उसकी प्लानिंग इतने स्मार्ट तरीके से किया जाता है कि ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से और स्कोरिंग के साथ हम लोग क्या कर सकते हैं, बस कुछ ही किताबें पढ़ के हम पूरे सिलेबस को भी कवर कर सकते हैं और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बड़े सुगमता के साथ हम सॉल्व भी कर सकते हैं और अपनी राइटिंग स्किल को भी डेवलप कर सकते हैं। अब कंट्रीब्यूशन आप सिलेक्शन, आप यूपीएससी, आप पेपर फर्स्ट की बात करें, वर्ल्ड वर्ल्ड ज्योग्राफी, इंडियन ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर रिलेटेड इशू, करंट अफेयर्स, आप देख सकते हो। ये ऑन एंड एवरेज जो देखा गया है कि ज्योग्राफी रिलेटेड में मतलब कि वर्ल्ड ज्योग्राफी से, इंडियन ज्योग्राफी से, इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी, डिजास्टर और करंट अफेयर्स रिलेटेड अगर देखा जाए तो 45 क्वेश्चंस जो होते हैं वो लगभग ज्योग्राफी बेस्ड होते हैं। ध्यान देना, अगर ज्योग्राफी को बहुत अच्छे तरीके से आप स्टडी कर लेते हैं तो लगभग आप मान के चलते हैं कि आउट ऑफ ये 100 क्वेश्चंस में 45 क्वेश्चन तो आप सही कर ही सकते हैं। और मेरिट कितने पे बनती है? 55 टू 65 के बीच बनती है। और अभी 10 क्वेश्चंस आपको अधिक और करना है। तो अदर सब्जेक्ट अगर आप स्टडी प्रॉपर और पॉजिटिवली और स्ट्रेटजी के साथ करते हैं तो 10 क्वेश्चंस आपको गेन करने में ज्यादा मेहनत करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और उस 10 क्वेश्चन के साथ प्री एकदम 100% आप श्योर कर सकते हैं कि मेरा प्री हो जाएगा, और प्री हो जाएगा तो मेंस भी बहुत पॉजिटिव और प्रॉपरली अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। इसलिए आपकी स्ट्रेटजी जब तक स्मार्ट नहीं होगा तब तक आप सिलेक्शन नहीं ले सकते हैं। और अगर सी सेट में इसका कंट्रीब्यूशन देखें तो कॉम्प्रीहेंशन आता है, और वो कॉम्प्रीहेंशन जो होते हैं कुछ इन्वायरमेंटल बेस होता है, कुछ इकोनॉमिकल बेस होता है, कुल डिजास्टर रिलेटेड होता है, कुछ करंट इश्यूज जो होते हैं, सोशल इश्यूज होते हैं। और अगर ज्योग्राफी को मल्टी डायमेंशनल होके स्टडी किया है तो कॉम्प्रीहेंशन पढ़ने में और उसको सॉल्व करने में लगभग 20 क्वेश्चन तो आप बहुत पॉजिटिव वे में कर सकते हैं कॉम्प्रीहेंशन से। और आपकी क्वालिफाइंग है 33 क्वेश्चंस पे, और 33 क्वेश्चंस मतलब 33% आपने टोटल 80 क्वेश्चंस में आपको क्या करना होगा कि 40 क्वेश्चंस करने हैं, जिसमें 20 क्वेश्चन तो आपको यहीं से मिल जाएगा। अभी 20 क्वेश्चंस आप कर ले तो बहुत पॉजिटिव तरीके से आप क्या कर सकते हो कि यूपीएससी की प्री को आप बहुत अच्छे से आप क्वालिफाई कर सकते हो ज्योग्राफी और इससे मल्टी डायमेंशनल को रिलेटेड जो सब्जेक्ट्स हैं उसको स्टडी करके। अब मेंस में हम बात करते हैं। कहा जाता है मेंस ही फाइनल सिलेक्शन दिलाता है, इसलिए आपको ध्यान देना होगा कि मेंस जो है, मेंस में ज्योग्राफी का क्या कंट्रीब्यूशन है। तो ऐसे मैंने अभी चर्चा किया कि ऐसे जो होता है 125 मार्क्स का, अगर ज्योग्राफी ऑप्शनल आप करते हैं तो ज्योग्राफी या जीएस में अच्छे तरीके से ज्योग्राफी को पढ़ा है तो 125 नंबर आपको ज्योग्राफी ऐसे में आपको मिलना है। जनरल स्टडी में पेपर फर्स्ट में आप देखेंगे सिलेबस के अकॉर्डिंग 100 मार्क्स का पूछा ही जाता है। और ध्यान देना,
अगर हम मार्क्स कंट्रीब्यूशन देखें तो जीएस के सेकंड पेपर में तो हम नहीं कह सकते हैं, लेकिन आपको जानकारी होगा कि इंटरनेशनल रिलेशनशिप जानने के लिए या यहाँ गवर्नेंस को जानने के लिए, सोशल जस्टिस को डिफाइन करने के लिए, पॉलिटिकल सिस्टम को डिफाइन करने के लिए ज्योग्राफी को जानना बहुत जरूरी होता है। विदाउट ज्योग्राफी आप इन चीजों को परिभाषित नहीं कर सकते हैं, इसलिए एक मेजर रोल प्ले करता है, लेकिन मार्क्स के रूप में कन्वर्जन नहीं है। लेकिन पेपर थर्ड में भी आप देखेंगे कि 100 से 120 मार्क्स का इसमें क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। जनरल स्टडी, इथिक्स एंड इंटीग्रिटी में केस स्टडी के रूप में कुछ ज्योग्राफिकल और डिजास्टर इकोनॉमिकल आता है, तो 25 मार्क्स का होता है। तो इस तरीके से अगर हम कोरिलेट करें तो ये आप देख सकते हैं कि ये 350 नंबर का होता है। यानी कि ज्योग्राफी स्टडी करते हैं तो जीएस में उसका जो कंट्रीब्यूशन है, खासकर मेंस में एसए और जीएस के चारों पेपर को मिला के अगर देखा जाए तो 350 नंबर है। यानी कि आप समझ सकते हो कि 1250 नंबर में, यानी 1250 मार्क्स में 330 मार्क्स जो होता है वो केवल ज्योग्राफी से आएगा। और ध्यान देना, ऑप्शनल सब्जेक्ट अगर ज्योग्राफी लेते हो तो 500। इस तरीके से टोटल जो मार्क्स आपसे केवल एक सब्जेक्ट को ऑप्शनल के रूप में और मेंस पैटर्न पे अच्छे तरीके से आपने स्टडी किया है तो 850 नंबर को बहुत अच्छे तरीके से आप कर सकते हैं। और जनरली जो मेंस का कट ऑफ जो होता है, मेंस का कट ऑफ जो होता है, आप देखोगे कि 45% से लेके 55% के बीच होता है। और आप देखोगे कि ज्योग्राफी ही आपका कट ऑफ पार करा देगा। और इस आधार पर हम लोग कह सकते हैं कि ज्योग्राफी एक मेजर रोल प्ले करता है आपके सिलेक्शन में। अब ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल के रूप में क्यों है? तो देयर इज नो मच mugging up required, only concept need understood. Geography has tremendous overlap with general study both preliminary and mains. Geography is a scientific subject. Due to this it is preferred may by aspirant from science, medical science, engineering background. Map based question also is scoring. Geography is scoring subject because unlike humanities subject there is not much scope for the interpretation. Also diagram, flow chart can be used to get more marks. Candidate can also use what they learn in geography in their essay paper and various टॉपिक। आवश्यकता के अनुसार बहुत अधिक आप क्या कर सकते हैं कि बहुत जल्दी से समझ सकते हैं और एक संकल्पना विकसित कर सकते हैं। ज्योग्राफी में आप अपनी संकल्पना और बहुत जल्दी से समझ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से अपनी अवधारणाओं को समझने को आप विकसित कर सकते हैं। ज्योग्राफी प्री और मेंस दोनों में समान अध्ययन के साथ जबरदस्त ओवरलैप किया है, ट्रिमेंडस ओवरलैप करता है। अभी मैंने दिखाया कि ज्योग्राफी से केवल 350 से 400 नंबर आपको इजिली वे में प्राप्त हो जाता है। और ज्योग्राफी एक वैज्ञानिक विषय है जिसके कारण यह विज्ञान, चिकित्सा और इंजीनियरिंग बैकग्राउंड के उम्मीदवार जो होते हैं सबसे ज्यादा इसको एज ए ऑप्शनल के रूप में लेते हैं। लेकिन ध्यान देना, ह्यूमैनिटीज के भी स्टूडेंट अगर ज्योग्राफी एज ए सब्जेक्ट के रूप में पढ़ा है ग्रेजुएशन में तो ले सकता है। अगर ज्योग्राफी नहीं भी पढ़ा है, अगर 10th तक, अगर साइंस 12th तक साइंस पढ़ा है तो ज्योग्राफी द मोस्ट इंपॉर्टेंट एंड वेरी यूजफुल सब्जेक्ट ऑप्शनल के लिए होगा, चाहे वो ह्यूमैनिटीज का सब्जेक्ट से ही ग्रेजुएशन क्यों ना ही क्या हो। और सबसे अच्छी बात होती है कि ज्योग्राफी में मैप बेस जो होते हैं वो स्कोरिंग होते हैं। और ज्योग्राफी एक स्कोरिंग विषय है क्योंकि मानकीय विषयों के विपरीत व्याख्या की बहुत गुंजाइश नहीं होती है, जो जैसा है वैसे ही आप लिख सकते हैं, साइंटिफिक परिभाषा के द्वारा परिभाषित कर सकते हैं और उसको बहुत अच्छे से आप लिख सकते हैं। और उसमें डायग्राम का यूज कर सकते हैं, फ्लो चार्ट का यूज कर सकते हैं और इस तरीके से पिक्टोरिकल
आप बहुत सारी चीजों को कम शब्दों में आप चित्रात्मक यानी चित्र के माध्यम से, डायग्राम के माध्यम से, फ्लो चार्ट के माध्यम से बहुत अच्छे तरीके से समझा सकते हैं। उम्मीदवार विभिन्न विषयों पर अपने निबंध, पेपर और भूगोल में जो कुछ सीखें उसका उपयोग कर सकते हैं, और इस तरीके से ज्योग्राफी देयर ऐसे पेपर में भी बहुत अच्छे तरीके से, इसलिए ज्योग्राफी एज ए ऑप्शनल के रूप में लेना आपके लिए सभी तरीके से यूजफुल होगा। अब हाउ टू रीड ज्योग्राफी प्रॉपरली, ज्योग्राफी को कैसे पढ़ा जाए, तो बेसिक कंसेप्ट बिल्डिंग प्रोग्राम के लिए आपको एनसीईआरटी क्लासिक से 12th तक की स्टडी करनी पड़ेगी। रेगुलर रीड एंड वॉच एटलस, रेगुलर आपको एटलस पे थोड़ा टाइम देना पड़ेगा, जैसे आप सोते वक्त जाते हैं तो आप एटलस को देख के ही सोइए। तो अपने घर में एक बड़ा सा मैप लगा लीजिए और उसको घर से बाहर निकलते और एंट्री करते एक बार जरूर एटलस को देखें। रीड टेक्स्ट बुक आप सब्जेक्ट, इसमें टेक्स्ट बुक बहुत कम है, आप बहुत अच्छे तरीके से पढ़ सकते हैं। तेजस आईएएस एकेडमी की स्टडी मटेरियल और क्लास नोट्स को आप बहुत अच्छे से यूटिलाइज कर लें। ये मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज को डेवलप करके यह मटेरियल और क्लास नोट्स बनाया गया है। स्टडी मटेरियल के साथ साथ क्लास नोट्स अगर होगा तभी आप इसका बेनिफिशियल आप बेनिफिट उठा सकते हैं। रेगुलर टेस्ट सीरीज पर प्री और मेंस सेल्फ इवैल्यूएशन टेस्ट, आप नियमित रूप से प्री और मेंस का टेस्ट दें, इसे अपना सेल्फ इवैल्यूएट करें, यानी कि अपना स्वयं का मूल्यांकन करें। रेगुलर रिवीजन इस सब्जेक्ट इन सर्टेन टाइम, और सब्जेक्ट का किसी भी सब्जेक्ट को एक सर्टेन टाइम में रिवीजन करने का टाइम जब देंगे तभी वह क्या होगा कि सब्जेक्ट में अच्छा कंसेप्ट के साथ जो तथ्यात्मक है, जो फैक्चुअल चीजें वो याद रह गए, ताकि प्री बेस पे आपकी नॉलेज अच्छे तरीके से डेवलप हो सके। रेगुलर राइटिंग प्रैक्टिस, पर्टिकुलर टॉपिक ऑफ सब्जेक्ट, हर टॉपिक से आपको मेंस पैटर्न पे आपको प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस पेपर या मॉडल क्वेश्चंस सर लिखने की आदत डालनी पड़ेगी, ताकि आप ज्यादा से ज्यादा अच्छे तरीके से लिख सकें और अच्छे से अच्छा स्कोर कर सकें। आंसर राइटिंग विद करंट इश्यूज अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, और जब भी अपने क्वेश्चंस को लिखें वो करंट अफेयर्स से कोरिलेट करके आप जोड़ कर लिखेंगे तो एग्जामिनर को बहुत अच्छा लगेगा और आपके स्कोर जो होंगे वो बहुत अच्छा होगा। और यही नहीं, आप अच्छा स्कोर अगर मेंस में कर लेते हैं तो आपकी अच्छी रैंक आएगी, और अच्छी रैंक आएगी तो आपका मनचाहा पोस्ट मिलेगा, यानी आप प्रॉपर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव में आप प्रॉपर सिलेक्शन ले पाएंगे। तो इसी के आधार पर हम ये कहेंगे कि आपको ज्योग्राफी को एक ऐसा सब्जेक्ट है जो मल्टी डायमेंशनल है, इसलिए ज्योग्राफी को आप बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं, और ये कंसेप्चुअल बेस है। आप कोई भी अगर ह्यूमैनिटीज के सब्जेक्ट को आप देखो, ये कंसेप्चुअल बेस नहीं है, लेकिन ज्योग्राफी सभी स्ट्रीम वाले स्टूडेंट के लिए ज्योग्राफी एक मेजर सब्जेक्ट के रूप में काम करता है। स्कोरिंग सब्जेक्ट के साथ साथ बहुत अच्छा सब्जेक्ट है, जिसमें आप अपनी अवधारणाओं को विकसित कर सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से डेवलप कर सकते हैं। इसलिए इस सब्जेक्ट को आप अच्छे से पढ़ें और ऑप्शनल पे ध्यान दें और सोचें, विचारें। और इस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं आपसे कहूंगा कि ये जो तेजस आईएएस का जो चैनल है उसको आप सब्सक्राइब कर लें, और ज्योग्राफी ऑप्शनल का हम क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। अगर किसी भी तरह से कोई भी इंक्वायरी है आपको, तो इस नंबर पे आप कॉल करके, इसमें ये व्हाट्सएप नंबर भी है, आप इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर सकते हैं। एक मिनिमम कॉस्ट में आपको बहुत अच्छे तरीके से ज्योग्राफी के मल्टी डायमेंशनल अप्रोचेज के साथ आपको स्टडी कराई जाएगी, और इस चैनल को आप जरूर से सब्सक्राइब कर लें। और कोई भी इंक्वायरी अगर हो तो प्लीज आप कॉल करें और अपनी जानकारी लें, और अपने जीवन में सफल होने के लिए आप नियमित होकर और परसिस्टेंसी के साथ एक ऐसी स्ट्रेटजी बनाएं
ताकि आने वाले दिनों में आपका नाम सिलेक्शन के लिस्ट में हो। इसी के साथ मैं आप सभी को धन्यवाद देता हूं। थैंक यू वेरी मच।